हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ एक वन शॉट एफ लेकर आई हूँ और जिसका नाम है अनटच्ड मोमेंट। जैसा कि फ्रेंड आप नाम से ही समझ गए हैं कि यह एक लव स्टोरी है। लेकिन फ्रेंड स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ यह एक सांगवान स्टोरी है और साथ ही यह स्टेट दो बॉयज की कहानी है। तो चलिए अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ ही जाती हूँ। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है हेड क्वार्टर से, जहाँ पर आज बहुत सारे सिपाहियों की छुट्टी कंफर्म हुई है। वह जो अपने घर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत दिनों बाद हम अपनी फैमिली से मिलने वाले हैं। हमारी फैमिली तो बहुत हैप्पी होने वाली है हमें देखकर। तभी एक और सिपाही ने कहा, इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ अपनी छुट्टी से जब तक तुम यहाँ से नहीं निकल जाओ, क्योंकि मेरी 3 बार छुट्टी कंफर्म हो चुकी है लेकिन मैं अभी तक अपनी फैमिली से नहीं मिला हूँ। क्योंकि जब भी मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए निकलता हूँ वही समय वॉर का आ जाता है और मुझे वापस मुड़ना पड़ता है। वह सिपाही जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि वह भी जानते हैं कि यह वो दुनिया है जहाँ पल में क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अभी वह रेडी हो रहे थे, उम्मीद नहीं खो रहे थे। वह जो उम्मीद कर रहे हैं जब तक हम वापस आए तब तक यहाँ पर कोई वॉर ना हो, शांति का माहौल रहे और हमें जल्दी जल्दी रेडी होकर अपनी अधूरी छुट्टियों को, अधूरे कामों को छोड़कर ना आना पड़े। वह सिपाही जो आपस में बातें कर रहे थे लेकिन उन्हें नहीं पता अभी अभी उनकी सेना के कमांडो उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए वहां से गए हैं, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद है कि जब तक वह वापस लौटे तब तक यहाँ पर शांति का माहौल रहे। वह जो धीरे से मुस्कुरा रहे हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं, जैसे वह कह रहे हैं प्लीज इनके सपनों को अधूरा मत छोड़ना। और आखिर उनके कहे हुए शब्द जो शायद गॉड ने सुन लिए थे। और वह सारे सिपाही जो बिना किसी रुकावट के अपने घर के लिए निकल चुके थे। वह सभी सिपाही जो अपने कमांडो सर से इजाज़त लेकर वहां से जा रहे थे और कमांडो सर जो उन्हें जाते हुए देख रहे थे वह आज भी उतने ही हैप्पी है जितना हैप्पी वह बैटल के समय होते हैं। वह किसी भी चीज के समय उदास नजर नहीं आते हैं। वह चाहे अपने घर की तरफ बढ़े या फिर युद्ध की तरफ बढ़े, दोनों तरफ वह एक से ही नजर आते हैं। वह किसी भी चीज से नहीं डरते हैं। वह जो यही सारी चीजें सोच रहे थे तभी एक सिपाही वहां पर आया और सिपाही ने कहा, सिचैन सर आपको बड़े सर ने बुलाया है। ऑफिसर सिचैन जो बड़े सर के केबिन में पहुंच चुके हैं, जिनका रुबाब ही बता रहा है कि वह बड़े सर हैं, उनका नाम मिस्टर हान है। सिचैन ने उनको सल्यूट करते हुए कहा, बोलिए सर। मिस्टर हान ने ऑफिसर सिचैन की तरफ देखा और कहा, तुमने यह फाइल यहाँ पर क्यों रखी हुई है? क्या उसने तुमसे छुट्टी के लिए कहा है? ऑफिसर सिचैन ने कहा, नहीं सर, उसने छुट्टी के लिए नहीं कहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे भी छुट्टी मिले। वह पिछले 3 साल से यहाँ पर लगातार जॉब कर रहा है। उसकी फैमिली उसे बुलाने के लिए कितनी बार लेटर लिख चुकी है लेकिन आज तक उसकी छुट्टी कंफर्म नहीं हुई है। प्लीज़ सर एक बार उसकी छुट्टी कंफर्म कर दीजिए। मिस्टर हान जो अपनी चेयर छोड़कर खड़े हो चुके थे और कहने लगे थे, देखो वह अकेला ऐसा ऑफिसर है जिसने पूरे फॉरेस्ट को संभाला हुआ है। अगर हम उसे वहां से हटा देंगे तो कोई ऐसा नहीं है जिसे हम उसकी जगह पर भेज सकते हैं। ऑफिसर सिचैन ने कहा, देखिए सर, गॉड ना करे अगर उसे कुछ हो गया तभी तो हमें किसी की पोस्टिंग वहां पर करनी ही है। तो क्यों ना हम उसके रहते हुए ही वहां पर किसी की पोस्टिंग कर दें, ताकि वह अपने रहते हुए ही उस सिपाही को फॉरेस्ट में रहने के तरीके सिखा सके। वह उसे सिखा सके कि वह कौन सा इशारा है जो हमें बता सकता है कि दुश्मन इधर आ रहे हैं। वह कौन सा इशारा है जो हमें बता सकता है कि युद्ध होने में ज़्यादा समय नहीं है। प्लीज़ सर आप किसी को वहाँ पर भेजिए और उसकी भी छुट्टी कंफर्म कराइए। मिस्टर हान जो कुछ सोचते हुए वापस चेयर पर बैठ चुके थे। मिस्टर हान ने कहा, ऑफिसर सिचैन तुम सही कह रहे हो, हमें उसके रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें पहले से ही एक ऑफिसर को रेडी कर देना चाहिए ताकि वह उस कमांड को संभाल सके जिस कमांड को पिछले 3 साल से वह ऑफिसर विभूषण संभाले हुए है। लेकिन ऑफिसर सिचैन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे उसके बरोबर में खड़े करने लायक यहाँ पर कोई ऑफिसर नजर नहीं आता है। भले ही हर कोई युद्ध लड़ने में सबसे आगे रहता है लेकिन फॉरेस्ट में कोई नहीं रुकना चाहता और यही कारण है कि पिछले 3 साल से विभूषण को हमने कोई छुट्टी पर नहीं भेजा है। ऑफिसर हान ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था कि तुम्हारा एक भाई है जो फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता है और वह भी सीमा का फॉरेस्ट ऑफिसर। तो क्या वह इस ड्यूटी को ज्वाइन कर सकता है? सिचैन ने कहा, हाँ सर, बनना तो चाहता है लेकिन वह भी छोटा है, लास्ट ईयर की पढ़ाई पढ़ रहा है, इसीलिए वह भी यहाँ पर नहीं आ सकता। ऑफिसर हान ने कहा, ओह कोई बात नहीं, चलो मैं किसी और को देखता हूँ। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो विभूषण के बरोबर में खड़ा हो सके तो मैं उसे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा और विभूषण की छुट्टी कंफर्म करूंगा। तुम परेशान मत हो। तभी वहां पर एक और ऑफिसर ने आते हुए कहा, ऑफिसर हान आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा उस ट्रेनिंग के लिए सही रहेगा।
वह जो ऑफिसर हान से भी बड़े ऑफिसर हैं, वह जो पूरी कमांडो फोर्स के ही नहीं, सारी फोर्स के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। ऑफिसर हान जो अपनी चेयर छोड़कर खड़े हो चुके थे और उन्हें सैल्यूट करने लगे थे और साथ ही ऑफिसर सिचन ने भी उन्हें सैल्यूट किया। वह ऑफिसर आगे बढ़े और ऑफिसर ने कहा, ऑफिसर मेरा बेटा इस ट्रेनिंग के लिए सही रहेगा। मैं जानता हूँ कि वह अभी छोटा है, लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन केवल ट्रेनिंग की बात हो रही है, वह ट्रेनिंग के लिए आ सकता है। ऑफिसर सिचन ने कहा, लेकिन डैड। तभी ऑफिसर चिरेन ने ऑफिसर सिचन की तरफ देखा और कहा, डैड नहीं सर, सर बोलो। ऑफिसर सिचन ने कहा, सॉरी सर, लेकिन वह भी छोटा है इस ट्रेनिंग के लिए। ऑफिसर चिरेन ने आगे बढ़ते हुए मिस्टर हान की तरफ देखते हुए कहा, वह कोई छोटा नहीं है। इंसान छोटा उम्र से नहीं, हौसलों से होता है और उसमें बहुत हौसला है। सिचैन, जिसके लिए अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था, चिरेन ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, ऑफिसर तुम यहाँ से जा सकते हो, हमें आपस में कुछ बात करनी है। सिचैन जो उन दोनों को ही सैल्यूट करके वहाँ से जा चुका था। ऑफिसर हान ने ऑफिसर चिरेन को बैठने के लिए कहा और उनके बैठने के बाद ऑफिसर हान ने बैठते हुए कहा, बोलिए सर, क्या बात है। ऑफिसर चिरेन ने कहा, देखो मैं तुम्हें खुफिया बात बताने के लिए आया हूँ जो अभी सभी ऑफिसरों को नहीं बताई गई है, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है क्योंकि तुम कमांडो के ऑफिसर हो, इसीलिए तुम्हें बताना जरूरी है। मिस्टर हान ने कहा, कहिए सर, क्या बात है। मिस्टर चिरेन ने कहा, देखो ऑफिसर, जैसा कि तुम्हें पता है सरकार द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए जा रहे हैं और जिसके कारण अभी यह बैटल रुकी हुई है, लेकिन यह बैटल ज़्यादा समय तक नहीं रुकने वाली है। मुझे नहीं लगता कि 3 महीने तक यह बैटल रुक पाएगी, इसीलिए तुम्हें अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार रहना है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि जिन ऑफिसरों को तुमने छुट्टी पर भेजा है उन्हें वापस बुला लो, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी रहना। कोई भी शिकायत का मौका मत देना कि हमें बाद में बहुत सारा लॉस उठाना पड़े। मिस्टर हान ने कहा, ओके सर, मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखूंगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन सर, आप जानते हो कि यह बैटल 3 महीने से पहले हो सकती है, और फिर भी अपने बेटे को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लाना चाहते हो। ऑफिसर चिरेन ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, ऑफिसर, बैटल में बहुत तरह के वेपन यूज होते हैं, जानते हो ना। ऑफिसर हान ने कहा, हाँ सर, बहुत तरह के वेपन यूज होते हैं। ऑफिसर चिरेन ने ऑफिसर हान की तरफ देखते हुए कहा, जानते हो ऑफिसर, हम जब इन वेपन को इस्तेमाल करते हैं तो हम पहले ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद फिर भी हम उन्हें संभाल कर ही चलाते हैं, लेकिन जहाँ पर इन्हें बनाया जाता है उन्हें केवल उन्हें बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। लेकिन वह फिर भी हमेशा उनके बीच में रहते हैं। वह हमेशा एक बारूद के ढेर पर बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं डरते क्योंकि उन्हें ये वेपन तैयार करने होते हैं। मिस्टर हान ने कहा, सर, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप कल अपने बेटे को यहाँ पर ला सकते हैं, मैं उसे ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट में भेज दूंगा। ऑफिसर चिरेन मुस्कुराए। ऑफिसर चिरेन ने कहा, गुड, मुझे पता था कि तुम समझदार हो, मेरी बात का मतलब समझ जाओगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे हेडक्वार्टर में जाना है। और कहते हुए ऑफिसर चिरेन जो वहाँ से जाने लगे, ऑफिसर हान ने उन्हें सैल्यूट किया और वापस अपनी जगह पर बैठ गए। वह जो सोच रहे थे, भले ही वहाँ पर किसी को हथियार चलाना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें डर भी नहीं रहता क्योंकि उन्हें पता रहता है कोई उठाकर उनके ऊपर हथियार नहीं चलाने वाला है। लेकिन आप जहाँ पर अपने बेटे को भेज रहे हो, वहाँ पर कोई भी हथियार चला सकता है, लेकिन यह उनका डिसीजन है और वह उनका बेटा है, इसलिए मिस्टर हान ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे हो चुका था। मिस्टर हान जो वहाँ पर घूम रहे थे, हर किसी चीज़ का जायजा ले रहे थे, वहाँ पर रखे हुए वेपन्स को चेक कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक लड़का जो वहाँ पर रखे हुए एक वेपन को हाथ में उठा रहा था। मिस्टर हान ने कहा, बच्चे उसे वहीं पर रख दो, इस तरह किसी भी चीज़ को नहीं उठाते हैं। उस लड़के ने ऑफिसर हान की तरफ देखा और कहा, मैं तो बस। तभी ऑफिसर हान ने कहा, तुम किससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो, किसकी फैमिली से हो तुम। लेकिन इससे पहले कि सामने खड़ा लड़का कोई जवाब दे पाता, तभी वहां पर ऑफिसर सिचैन आए। ऑफिसर सिचैन ने कहा, वांजी, तुम यहाँ पर आ गए। वांजी ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई, मुझे इसी समय यहाँ पर आने के लिए कहा था। ऑफिसर हान जो उस लड़के को देख रहे हैं, वह जो बहुत ही पतला दुबला सा दिखने वाला लड़का है, बहुत नाजुक सा। ऑफिसर सिचैन ने ऑफिसर हान की तरफ देखा और कहा, सर, ये मेरा भाई है वांजी, कल बात हुई थी ना डैड की आपसे। ऑफिसर हान जो वांजी को नीचे से ऊपर तक देखने लगा, क्या यह लड़का वहां पर ट्रेनिंग ले पाएगा, यह तो बहुत कोमल सा नजर आ रहा है। पांची ने सर झुकाकर ऑफिसर हान को सम्मान दिया। ऑफिसर हान, जिनके शब्द उनके गले में अटक चुके थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उस लड़के से क्या कहें, क्योंकि उसके डैड को भले ही उसे लेकर डर नहीं लग रहा है, लेकिन ऑफिसर हान उसे लेकर डर रहे हैं क्योंकि वह भले ही 17 साल का लड़का है,
लेकिन देखने में वह एक फूल की तरह नाजुक और कोमल नजर आ रहा है। मिस्टर हान जो कुछ देर तक सोचते रहे और मिस्टर हान ने कहा, तो तुम ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तुम फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते हो? वांजी ने कहा, हाँ सर, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मिस्टर हान जो अभी खुद उसे देखकर यह कहना चाहते थे कि बच्चे अभी तुम छोटे हो, थोड़े और बड़े हो जाओ तब इस ट्रेनिंग के लिए आना, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वह बड़े ऑफिसर का ऑर्डर है और साथ ही यह उनका बेटा है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। और मिस्टर हान ने कहा, मैं तुम्हें वहाँ पर भेज देता हूँ और वहाँ पर जो ऑफिसर है वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। तुम्हें वहाँ पर बहुत ध्यान से सब चीज़ें सीखनी हैं क्योंकि फॉरेस्ट में वेपन से ज़्यादा आपका माइंड काम करता है। आपका माइंड ही आपको बताएगा कि कौन सी आहट आपके लिए खतरनाक है और कौन सी आहट आपके लिए सही है। इसीलिए उन ऑफिसर की बात को ध्यान से सुनना और हर चीज़ को सही से सीखने की कोशिश करना। पांजी ने कहा, ओके सर। मिस्टर हान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर भिजवा देता हूँ। मैंने पहले ही ऑफिसर विंग को बता दिया है कि वहाँ पर तुम ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो। पांजी ने एक बार फिर से ओके सर कहा। मिस्टर हान जो एक ऑफिसर को वहाँ पर आवाज़ लगाने वाले थे, तभी सिचैन ने कहा, सर क्या मैं वांजी को वहाँ तक छोड़कर आ सकता हूँ? ऑफिसर हान ने कहा, बिल्कुल, तुम जा सकते हो, जाओ और अपने भाई को वहाँ तक छोड़कर आओ। सिचैन और वांजी ने एक बार फिर से मिस्टर हान को सम्मान दिया और वह दोनों जो एक गाड़ी में बैठकर निकल चुके थे। सिचैन जो वांजी को लेकर काफ़ी डरा हुआ था, उसे डर लग रहा था कहीं उसके भाई को वहाँ पर कुछ हो ना जाए क्योंकि ट्रेनिंग लेने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन वहाँ पर कब बैटल शुरू हो जाए किसी को नहीं पता। यह सच है कि उसका भाई एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता है और वह भी बैटल फॉरेस्ट ऑफिसर, लेकिन उसके लिए उसे कहीं और ट्रेनिंग लेनी थी। लेकिन उसके डैड ने उसे सीधा यहीं पर भेज दिया है जहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होती है, सीधा ट्रेंड होकर आया जाता है। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता और बांजी ने भी कुछ नहीं कहा। बांजी भी सीधा रेडी हो गया है यहाँ पर आने के लिए। सिचैन जो वांजी को लेकर उस फॉरेस्ट में आ चुका था, सिचैन गाड़ी से बाहर आया और सिचैन ने कहा, वांजी यह वही फॉरेस्ट है जहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग लेनी है। वांजी जो गाड़ी से बाहर आ चुका था और चारों तरफ देखने लगा था। वांजी ने कहा, भाई यह तो काफी खूबसूरत है। सिचैन जो वांजी के फेस की स्माइल देख रहा है, उसका भाई अभी सच में छोटा है, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन सिचैन कुछ नहीं कर पा रहा है। सिचैन ने कहा, हाँ वांजी यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब बैटल होती है तो यह सबसे डरावना नजर आता है क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी दुश्मन को नहीं समझ पाते हैं कि वह कहाँ से हमला कर सकता है। सिचैन जो वांजी की तरफ देख रहा है, शायद वांजी कुछ कहे, लेकिन वांजी ने कुछ नहीं कहते हुए कहा, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और वांजी के इस शब्द ने सिचैन को कोई शब्द कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था और सिचैन ने कहा, चलो वांजी आगे चलते हैं। वह दोनों जो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। कहने को उसे टीरी हाउस भी कह सकते हैं क्योंकि वह जमीन पर कम आसमान में ज्यादा नजर आ रहा था। वांजी ने कहा, भाई यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। सिचैन ने कहा, वांजी तुम यहीं पर रुको, मैं देखता हूँ। और कहते हुए सिचैन आगे बढ़ा। सिचैन ने ऑफिसर विभूषण को आवाज लगाई, लेकिन वहां पर कोई आवाज नहीं आई। सिचैन ने कहा, लगता है वह फॉरेस्ट में चक्कर लगाने के लिए गए होंगे क्योंकि उन्हें हमेशा घूमना पड़ता है फॉरेस्ट में देखने के लिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। वांजी ने कहा, "हम्म।" वह जो वहीं पर खड़े होकर इंतजार करने लगे थे, लेकिन तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, ऑफिसर सिचैन, क्या हुआ? यहाँ पर आना कैसे हुआ? क्या फिर से बैटल होने वाली है? लेकिन मुझे तो अभी कोई इशारा नहीं मिला है। और कहते हुए ऑफिसर भूसियान ने ऑफिसर सिचान के साथ आए हुए लड़के की तरफ देखा। ऑफिसर भूसियान ने कहा, तो यह लड़का ट्रेनिंग के लिए आया है यहाँ पर? ऑफिसर सिचान ने कहा, हाँ, यही लड़का ट्रेनिंग के लिए आया है, यह मेरा भाई है। पांजी ने आगे बढ़कर ऑफिसर भूसियान को सम्मान दिया। भूसियान ने कहा, तो तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो यहाँ पर? तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर ट्रेनिंग करना कितना मुश्किल है। तुम्हें पहले कहीं और ट्रेनिंग लेकर तब यहाँ पर आना चाहिए था। यहाँ पर ट्रेंड होने के बाद में आया जाता है, ट्रेनिंग करने नहीं आया जाता है। वांजी ने सिचान की तरफ देखा और कहा, लेकिन डैड चाहते थे कि मैं यहीं पर ट्रेनिंग लूं। सिचान ने कहा, हाँ ऑफिसर, डैड चाहते थे कि वांजी तुमसे ही ट्रेनिंग ले। पिछले 5 साल से तुम इस मोर्चे को संभाले हुए हो और पिछले 5 साल से तुमने किसी भी शिकायत का मौका नहीं आने दिया है, इसलिए डैड चाहते हैं कि यह बिल्कुल आपके जैसा ही ऑफिसर बने। विंग ने अपने हाथ के एरो और कमान को रखते हुए कहा, तो सर मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपना भरोसा मुझ पर दिखाया नहीं है। सिचैन ने कहा, कोई तुम पर भरोसा दिखाए या फिर ना दिखाए, हर कोई जानता है कि तुम्हारे जितना काबिल ऑफिसर अभी तक यहाँ पर ना ही कोई आया है और शायद ना ही भविष्य में कोई आएगा। विंग ने पांजी की तरफ देखा और कहा, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आगे आ सकता है क्योंकि ऑफिसर सिचैन, मुझे आपका भाई काफी जोशीला नजर आ रहा है।
जो इतने खतरे में भी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो गया है, तो उसमें कितना जोश होगा, यह तो सोचने की बात है। शिचैन जो वांजी की तरफ देखने लगा था, वांजी जो धीरे से स्माइल कर रहा था क्योंकि उसकी तारीफ हो रही थी वहाँ पर। शिचैन ने कहा, मुझे भरोसा है अपने भाई पर, वह हर एक काम को मन लगाकर करता है और आपकी दी हुई ट्रेनिंग को भी वह अच्छी तरह से समझेगा और आप भी उसे अच्छी तरह से ट्रेन करना और साथ ही लेकिन यह कहकर शिचैन जो चुप हो चुके थे, ऑफिसर भूषण ने कहा, मैं उसका ख्याल रखूंगा, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं और एक बड़े भाई होने के नाते हर इंसान के दिल में यह डर होता ही है अपनी फैमिली को लेकर। ऑफिसर शिचैन ने कहा, ऑफिसर भूषण अब मुझे जाना होगा, मेरी ड्यूटी का समय चल रहा है। मैं ड्यूटी के समय के बीच में ही पांजी को यहाँ पर लेकर आया था और वह जो पांजी और विंग दोनों से ही इजाज़त लेकर वहाँ से जा चुका था। विंग ने वांजी की तरफ देखा और कहा, तो तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हो, लेकिन पहले मेरे साथ चलो, पहले कुछ देर बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और टी पीते हैं। तुम टी पीना पसंद करते हो या फिर कॉफ़ी पीना पसंद करते हो? पांजी ने कहा, सर मैं टी पीना ही पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पर टी तभी। विंग ने वांजी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर टी नहीं, तुम्हें सब चीज़ मिलेंगी क्योंकि मैं यहाँ पर खुद सब चीज़ों को बनाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं बनाऊंगा तो मैं तो यहाँ पर भूखा ही मर जाऊंगा, यहाँ पर कोई मेरी देखभाल के लिए नहीं आएगा। पांजी ने कहा, तो सर आप यहाँ पर खुद खाना बनाते हैं, आपके लिए यहाँ पर खाना नहीं आता है? ऑफिसर भूषण ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है कि मेरे लिए खाना नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर अपने लिए हर चीज़ का अरेंजमेंट रखता हूँ, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। देखो बैटल का समय, लेकिन यह कहकर बिंग रुक गया। बिंग ने कहा, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? वैसे तो हमेशा ट्रेनर को स्कॉट के नाम से बुलाया जाता है, जो उसका नंबर होता है, लेकिन तुम्हारा कोई नंबर नहीं है, तुम अकेले हो, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ। वांजी ने कहा, हाँ सर आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं, मेरा नाम वांजी है, आप मुझे वांजी कह सकते हैं। पिंग ने आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है वांजी, देखो वांजी, जब बैटल का समय होता है तो सबसे ज़्यादा कमी हमें एक ही चीज़ की खलती है और वह होता है खाना, और जो उस समय हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत भी होती है। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम चलेंगे कहाँ से? इसीलिए हमें हर जगह खाने का अरेंजमेंट पहले करना होता है। भले ही बैटल के लिए हमें वेपन की ज़रूरत होती है, लेकिन खुद के चलने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। बैटल में हमेशा यह सोचकर आगे मत बढ़ो कि हमें केवल लड़ना ही लड़ना है, यह सोचकर आगे बढ़ो कि हमें जीतना है, और जीतने के लिए हमें खुद की ज़रूरत होती है। खुद पर बने हुए विश्वास की ज़रूरत होती है, खुद की बॉडी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर बॉडी में ही जान नहीं होगी तो हम आगे बढ़कर दुश्मन से कैसे लड़ेंगे? इसीलिए हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। बांजी ने कहा, सर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। पींग ने कहा, मुझे पता था तुम बहुत समझदार हो, मेरी आधी बातों से ही पूरी बातों का मतलब समझ जाओगे। चलो यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए टी बना कर लाता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर बैठो। पांजी जो वहाँ पर बैठ चुका था और चारों तरफ देखने लगा था, बीन जो एक छोटे से किचन में पहुँच चुका था और टी बनाने लगा था। पांजी जो विंग को टी बनाते हुए देख रहा है, पांजी ने कहा, सर आपको डर नहीं लगता है यहाँ पर? जब रात होती होगी तो आपको डर लगता होगा। विंग ने कहा, पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता है, अब तो ऐसे लगता है जैसे यह मेरा घर है, यहाँ से बाहर निकलते हुए मुझे डर लगता है। पांजी ने कहा, क्या ऐसा भी होता है? विंग ने कहा, हाँ ऐसा भी होता है, जब तुम किसी काम में पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते हो, उस जगह को अपना मान लेते हो, तो फिर वह चाहे कितनी भी डरावनी जगह हो, वह अपना घर लगता है, और उसी तरह मुझे यह फॉरेस्ट मेरा घर लगता है। और विंग ने वांजी की तरफ टी का कप बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम इसे अपने घर मानकर चलोगे तो तुम्हें भी डर नहीं लगेगा और तुम यहाँ पर आराम से जॉब कर पाओगे। वांजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टी का कप हाथ में लेते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा। फिंग जो टी का कप लेकर वांजी के सामने बैठ चुका था, वांजी ने सामने रखे एरो और कमान की तरफ देखते हुए कहा, सर आप गन यूज नहीं करते हैं, आप यह सब यूज करते हैं। फिंग ने उन एरो की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर गन भी यूज होती है, लेकिन गन से ज़्यादा यह चीज़ें कामयाब होती हैं, क्योंकि गन चलाने के लिए हमें एक टारगेट की ज़रूरत होती है। पांजी ने कहा, टारगेट? पिंग ने कहा, हाँ टारगेट, जैसे कि दुश्मन। हमें दुश्मन के लिए गन चलाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह एरो तो मैं केवल पंछियों को डराने के लिए साथ लेकर गया था, इसीलिए यहाँ पर एरो ज़्यादा कामयाब होता है, क्योंकि दुश्मन हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन पंछियाँ मुझे बहुत परेशान करते हैं। पांजी ने कहा, लेकिन सर पंछी किसी को कैसे परेशान कर सकते हैं? बींग ने कहा, मुझे पंछी ही परेशान करते हैं। देखो मैं जो काम करता हूँ वह एक आवाज़ का काम होता है, माइंड का काम होता है। जैसे कि मुझे तरह तरह की आवाज़ें निकालनी सीखनी पड़ती हैं, ताकि मैं अपनी पूरी सेना को सतर्क कर सकूं कि दुश्मन आ रहे हैं।
और मुझे बाहर की आवाज़ें भी पहचाननी होती हैं ताकि मैं अपनी सेना को बता सकूं कि दुश्मन कहाँ से आ रहे हैं। पांजी ने कहा, तो उसमें पंछी क्या करते हैं? बींग ने कहा, पंछी मेरी नकल उतारते हैं। वह जिस तरह की आवाज़ें मैं निकालता हूँ उसी तरह की आवाज़ें निकालती हैं और जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। पांजी जो नीचे ही नीचे मुस्कुराने लगा था। बींग ने कहा, तुम मुस्कुरा रहे हो? देखो, बहुत जल्द तुम भी यही सब लेकर मेरे पीछे पीछे चलने वाले हो, क्योंकि तुम्हें भी ये सारी आवाज़ें सीखनी है, निकालनी भी और सुननी भी, समझनी भी। पांजी ने कहा, लेकिन सर यह तो बहुत मुश्किल है, मुझे किसी पंछी की आवाज़ निकालनी नहीं आती। पींग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पंछी की आवाज़ लेकर ही पैदा हुआ था? नहीं, मैंने भी यह सब ट्रेनिंग में ही सीखा है और तुम भी ट्रेनिंग में यह सब सीख जाओगे। चलो, अब टी पर ध्यान दो, उसके बाद मैं तुम्हें घुमाकर लाता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारा ये फॉरेस्ट कैसा है। और आखिर टी खत्म हो चुकी थी। पिंक जो वांजी को लेकर फॉरेस्ट दिखाने के लिए ले चला था, वह जो फॉरेस्ट में चारों तरफ उसे दिखा रहा था कि देखो, यहाँ से हमला सबसे ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना होता है। और दिखा रहा था कि यहाँ पर हम बच सकते हैं, यह जगह हमें बचाने के लिए है, यहाँ पर कोई भी दुश्मन अटैक नहीं कर सकता। बीइंग जो वांजी को बहुत सारी जगह दिखा रहा था, लेकिन एक जगह पर जाकर बीइंग रुक चुका था। पांजी ने कहा, क्या हुआ सर, इससे आगे नहीं जाएंगे हम? पिंग ने कहा, जाएंगे, लेकिन आज नहीं, कल जाएंगे, क्योंकि इससे आगे की जगह माइन वाली है, जहाँ पर जगह जगह पर माइन बिछे हुए हैं। और देखो, अंधेरा होने लगा है, कहीं ऐसा ना हो अंधेरे में हम किसी माइन पर पैर रख दें और हमारा यह पहला सफर आखिरी सफर बन जाए, इसीलिए अब यहाँ से वापस चलो और बाकी का फॉरेस्ट में कल तुम्हें दिखाऊंगा। बिंग और वांची जो वहां से वापस आ चुके थे। बिंग ने कहा, मुझे बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे? वांची ने कहा, सर जो आप खाएंगे मैं भी वही खा लूंगा। बिंग ने कहा, देखो तुम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हो, तुम कोई मेरे नौकर या फिर बंदी नहीं हो जो तुम वही खाओगे जो मेरा मन करेगा। तुम अपनी मर्जी भी मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मर्जी की चीजें भी बना सकता हूँ। वांजी ने कहा, नहीं सर, अभी मेरा कोई ऐसा मन नहीं है कि मैं कोई मर्जी की चीज खाऊं, जो आप खाओगे मैं वही खा लूंगा। पीग ने कहा, तो ठीक है, मैं कुछ बनाकर लाता हूँ, जब तक यह देखो, यह जो लकड़ियाँ मैंने रखी हुई है इन्हें इकट्ठा करके इनमें आग जलाकर इनके पास बैठो, मैं आता हूँ। पांजी ने कहा, लेकिन सर अभी तो कोई ज़्यादा ठंड नहीं है। पीग ने कहा, अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में पड़ने वाली है। पांजी जिसे समझ नहीं आया, क्योंकि इतनी ठंड नहीं थी जितना सर बोल रहे हैं, लेकिन पांजी को अभी सर की बात माननी थी और पांजी जो वहां पर बैठकर छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा था और विंग जो किचन में जा चुका था। और ज़्यादा समय नहीं लगा, पिंजो 2 बाउल हाथ में लेकर बाहर आ चुका था। वांजी जो आँच जलाकर आँच के सामने बैठा हुआ था। बिंग ने एक बाउल वांजी के हाथ में देते हुए कहा, यह लो और खाकर मुझे बताओ कि मैं कैसा खाना बनाता हूँ। वांजी ने उस बाउल को हाथ में लेते हुए कहा, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। और वांजी ने एक बाइट लेते हुए कहा, सर ये तो सच में बहुत टेस्टी बना हुआ है, आप सच में अच्छा खाना बनाते हैं। पिंग ने कहा, शुक्रिया, मुझे तो लगा था कि तुम यह कहोगे कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है। वांजी ने कहा, नहीं सर, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, यह सच में बहुत अच्छा बना हुआ है। और आखिर खाना हो चुका था। थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करने के बाद पिंग ने वांजी से कहा, जाओ और जाकर आराम करो। वांजी ने कहा, नहीं सर, मैं अभी नहीं सोना चाहता, मुझे नींद नहीं आ रही है। पिंग ने कहा, लेकिन तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, इतने समय तक जागोगे तो कल सुबह आंख नहीं खुलेगी। और अर्ली मॉर्निंग हमें एक ट्रेनिंग के लिए जाना है, वह ट्रेनिंग अर्ली मॉर्निंग ही होती है। पांजी ने कहा, सर ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो अर्ली मॉर्निंग ही होती है? पिंग ने कहा, वह तो मैं सुबह ही तुम्हें बताऊंगा, अभी जाओ और जाकर आराम करो। वांजी जो विंग की बात मानते हुए वहां से जा चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। सुबह सुबह विंग ने वांजी को आकर जगा दिया। वांजी भी जल्दी से उठा और रेडी हो गया। वांजी ने कहा, कहिए सर, वह कौन सी ट्रेनिंग है जो हमें इतनी सुबह सुबह करनी है? विंग ने कहा, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं करनी है, चलो मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में तुम्हें बताऊंगा कौन सी ट्रेनिंग हमें करनी है। पांजी जो विंग के साथ आगे आगे चलने लगा था। विंग ने कहा, देखो, केवल चलो मत, इधर उधर की आवाज़ों को महसूस करो कि कौन सी आवाज़ किधर से आ रही है, किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। पांजी ने कहा, लेकिन सर यहाँ से तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, इनमें कौन सी आवाज़ को पहचानना है? विंग ने कहा, तुम्हें सारी आवाज़ों को पहचानना है, इसीलिए मैं तुम्हें अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे पंछी बोलते हैं। देखो भांजी, सबसे ज़्यादा होने वाले अटैक सुबह सुबह ही होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह के पंछी की आवाज़ों में हम दुश्मन की आवाज़ों को नहीं पहचान पाते हैं और इन पंछी की आवाज़ों की आड़ में ही वह लोग अपने साथियों को इकट्ठा कर लेते हैं और हमला कर देते हैं। इसीलिए हमें सुबह सुबह के इन पंछियों की आवाज़ों को पहचानना होता है कि कौन सी आवाज़ पंछी की है और कौन सी आवाज़ दुश्मन की है।
वांजी जो बहुत ध्यान से सब पंछियों की आवाज़ सुनने लगा था। थोड़ी देर बाद वांजी ने आँखें खोलकर कहा, "सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी आवाज़ें हैं।" पीक ने कहा, "देखो, एक दिन में तुम नहीं सीखोगे। तुम्हें सबसे पहले सीखना होगा कि हम किस तरह एक ही आवाज़ पर फ़ोकस कर सकते हैं। सबसे पहले एक आवाज़ पर फ़ोकस करो और पता लगाओ कि वह किस पंछी की आवाज़ है।" पांची ने फिर से अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलते हुए कहा, "यह कोयल की आवाज़ है।" पीक ने कहा, यही आवाज़ तुम्हें पहचाननी है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही वह आवाज़ है जिसे दुश्मन यूज़ करके अपने साथी को बुलाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बोलने वाली आवाज़ यही है। फ़ॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा कोयल की आवाज़ गूंजती है। पाजी ने कहा, "सर, आप तो सारी आवाज़ों को पहचानते होंगे।" बींग ने कहा, "हाँ, मैं सारी आवाज़ों को पहचानता हूँ। अब मेरे लिए कोई आवाज़ अनजानी नहीं है, ना ही पंछियों की और ना ही दुश्मनों की। चलो बांजी, अब यहाँ से चलते हैं। आज के लिए एक ही आवाज़ काफ़ी है। तुम्हें हर रोज़ एक आवाज़ को पहचानना होगा। चलो, पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का फ़ॉरेस्ट दिखाता हूँ।" पिंग जो वांची को लेकर फॉरेस्ट के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां पर माइन बिछे हुए थे और उसे बता रहा था कि किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर माइन बिछे हुए हैं। पांजी ने कहा, "सर, यह तो मैं जानता हूँ कि माइन पर अगर किसी का पैर रखा जाए तो उसकी लाइफ को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या आपके इस करियर में कभी ऐसा मौका आया है कि आपने इस माइन से किसी की जान बचाई है या फिर किसी को बचते हुए देखा है?" विंग ने कहा, "देखो वांजी, सबसे बड़ी चीज़ होती है हौसला। हौसला ही हमें हर चीज़ से लड़ने की प्रेरणा देता है। अगर इस माइन पर गलती से किसी का पैर रखा जाए, तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसकी जान ही जाएगी। हम उसकी जान बचा सकते हैं। इससे केवल हमें एक जंप करना होगा। वह जंप जो बहुत बड़ी होनी चाहिए, जो हमें उसे काफ़ी दूर ले जा सके। मैं यह नहीं कहूँगा कि उस इंसान की जान बच सकती है, क्योंकि इसमें बहुत कम केस होते हैं कि किसी की इस तरह जान बच पाए, लेकिन कभी-कभी बच भी जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि वह अपाहिज हो जाए, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कभी इस तरह की गलती करके देखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह गलतियाँ करके देखने के काबिल नहीं होती हैं। पांजी ने कहा, "सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी गलती करके नहीं देखना चाहता। मैं तो बस आपसे पूछना चाहता था कि क्या हमारे पास कोई ऐसा चांस है कि अगर गलती से किसी का पैर इस पर रखा जाए और हम उसकी जान बचा सकें?" पींग ने कहा, "मैं भी बस तुम्हें इसीलिए बता रहा था।" चलो अब आगे बढ़ते हैं। पींग जो वांजी को पूरा फॉरेस्ट घुमाकर वापस आ चुका था। रात हो चुकी थी और वह जो खाना खाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पींग ने कहा, "जाओ और जाकर आराम करो।" वांजी ने कहा, "सर, मैं आज अभी नहीं सोना चाहता। मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ मुझे सुबह सुबह जागना है, लेकिन मैं सुबह सुबह जाग सकता हूँ, मगर मुझे अभी नींद नहीं आ रही है।" विंग ने कहा, "ठीक है, अगर तुम जागना चाहते हो तो जागो।" कहते हुए विंग जो वहाँ से उठकर जा चुका था। वांजी जो अभी वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर में विंग वापस आया, जिसके हाथ में एक ब्लैंकेट था और उसने एक बच्चे की तरह उस ब्लैंकेट को वांजी को चारों तरफ से लपेटते हुए कहा, "अगर तुम्हें जागना है तो इसे ओढ़कर यहाँ पर बैठो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी।" वांजी जो विंग के हाथों को देख रहा है, जो उसे बहुत प्यार से ढक रहे हैं। वांजी जो नहीं जानता कि उसे एक ऐसा एहसास महसूस हो रहा है, क्योंकि इस तरह तो उसे कभी किसी ने प्यार से नहीं ढका। भले ही उसकी फैमिली में उसे प्यार करने वाले एक भाई हैं, पिता हैं, लेकिन फिर भी कभी किसी ने उसे इतने प्यार से ब्लैंकेट में ढकते हुए यह नहीं कहा कि इसे ओढ़कर बैठो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। पिंग जो वांची को एक ब्लैंकेट में लपेटकर उसके पास बैठ चुका है और उसे बातें करने लगा है, लेकिन वांची नहीं जानता उसे एक ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा है। ये एक ऐसा एहसास है। क्या यह एहसास केवल इसलिए है कि किसी ने आज उसे पहली बार इतने प्यार से छुआ है, या फिर यह कोई और बात है? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति एक मैन है और वांजी भी एक मैन है, और वह एक मैन को इतने प्यार से कैसे देख सकता है? विंग जो वांजी से बातें कर रहा था उसे बैटल के बारे में बता रहा था, लेकिन तभी विंग को एहसास हुआ वांजी का सर जो विंग के कांधे पर आ चुका है। विंग ने वांजी के फेस की तरफ देखा तो वह सो चुका था। पींग ने कुछ पल ठहरकर वांजी के फेस की तरफ देखा, जो एक बहुत मासूम से बच्चे की तरह सो रहा है। पींग ने वांजी के सर को सहारा दिया और वांजी को अपनी गोद में उठा लिया। पींग वांजी की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया। वह जो अपने मन में सोचने लगा था, यह अभी सच में छोटा बच्चा ही है। मैंने इसे गोद में भी उठा लिया है, लेकिन नींद से नहीं जागा है और कह रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है। चलो अब चलकर आराम करो नन्हे फरिश्ते।
पिंग जो वांजी को रूम में लिटा चुका था, उसे ब्लैंकेट उड़ा चुका था और कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम्हें सच में अभी ट्रेनिंग के लिए नहीं आना चाहिए था। तुम्हें अभी ट्रेनिंग की नहीं, एक बहुत सुकून भरी नींद की ज़रूरत है। ट्रेनिंग तुम्हें वह नींद नहीं लेने देगी, जो नींद तुम्हें अभी लेनी चाहिए। और अब विंग भी अपनी जगह पर जाकर लेट चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और वांजी ने हमेशा की तरह एक आवाज़ के साथ अपनी आंखें खोली। वह आवाज़ जो हमेशा उसे कहती है, छोटे कमांडर उठ जाओ, सुबह सुबह की ट्रेनिंग के लिए चलना है। पांजी जो तेजी से बैठ गया क्योंकि उसे रात की बात याद आई। वह कब यहाँ पर आकर लेटा? वह तो सर से बातें कर रहा था। पांजी ने कहा, सर मैं रात यहाँ पर कैसे आया? पिंग ने कहा, खुद उठकर आए थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उठा कर लाया था? पांजी ने कहा, नहीं सर, मुझे याद नहीं आ रहा है मैं कब सोया था। पिंग ने कहा, याद करने की जरूरत नहीं है, नींद पूरी हो गई है ना, उठो और ट्रेनिंग के लिए चलो। और वह दोनों जो अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल चुके थे, लेकिन वांजी आज पूरे दिन एक ही बात याद करने में लगा रहा। वह कब सर के पास से उठकर अपने रूम में गया था और पिंक भी समझ पा रहा था कि वह सारा दिन क्या सोच रहा है, क्योंकि उसके सारे दिन की बातों में कई बार यह जिक्र आया कि मुझे रात की बातें याद क्यों नहीं आ रही है, मैं कैसे अपने रूम में गया था। लेकिन पिंक ने उसे एक बार भी नहीं बताया कि उसे वह उठाकर लेकर गया था। और आखिर फिर से रात आ चुकी थी और वह दोनों जो फिर से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन पांजी जो विंग को ही देखे जा रहा था। उसे नहीं पता उसे सर को देखना इतना अच्छा क्यों लगता है, उसे इतना सुकून क्यों महसूस होता है जब वह सर को देखता है। और उधर पिंग भी वांजी की नज़रों को नोटिस कर रहा है, जो नज़रें उसे हटने का नाम नहीं ले रही हैं। पिंग ने कहा, वांजी बहुत देर से मुझे देख रहे हो, क्या कुछ पूछना चाहते हो मुझसे? अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा। वांजी ने कहा, हाँ सर, पूछना चाहता हूँ। पिंग ने कहा, वांजी मेरी फैमिली कंप्लीट फैमिली है, मेरी फैमिली में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। माँ है, पिता है, बहन है, भाई है और मैं हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर अकेला हूँ क्योंकि मुझे जॉब करनी है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली चलानी है। पांजी ने कहा, तो क्या आप फैमिली में सबसे बड़े हैं? बिंग ने कहा, हाँ, मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। मेरा भाई अभी काफ़ी छोटा है और बहन भी मुझसे छोटी है। और पिता जो खेती करते हैं, लेकिन खेती में इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं कि घर चल सके, इसलिए जॉब के लिए मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। मुझे 3 साल हो गए हैं अपनी फैमिली से मिले हुए। अब तो मैंने अपनी फैमिली के लेटर भी पढ़ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि हर एक लेटर में एक ही शब्द लिखा होता है, प्लीज़ एक बार यहाँ पर आ जाओ, बहुत समय हो गया है तुम्हें देखे हुए। लेकिन मैं किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपने शब्दों पर अमल कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। मैं कैसे कहूँ उनसे कि मैं इस बार आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता रहता क्या मुझे छुट्टी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। पांजी जो विंग को देख रहा है, वह एक पल के लिए उससे नजरें नहीं हटा रहा है, लेकिन विंग जो केवल बोले जा रहा है, वह जो इस समय सैड हो चुका है अपनी फैमिली के बारे में सोचकर। पिंग ने बातें करते करते फिर से वांजी की तरफ देखा, जो फिर से एक कठपुतली की तरह उसके फेस को देख रहा है। पिंग जिसे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था, क्योंकि वांजी की आंखें कुछ और ही कह रही थी। पिंग ने कहा, लान वांजी। वांजी जैसे फिर से नींद से जागा और वांजी ने कहा, हाँ सर, बोलिए। पिंग ने कहा, तुम्हें पता भी है मैं क्या बात कर रहा था? वांजी ने कहा, हाँ हाँ सर, आप अपनी फैमिली की बात कर रहे थे। पिंग ने कहा, नहीं, मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा था, मैं बैटल की बात कर रहा था। फैमिली की बात मैं पहले कर रहा था, अब मैं बैटल की बात कर रहा हूँ। उस बैटल की जो फॉरेस्ट की तरफ से होती है, जिसकी ट्रेनिंग के लिए तुम यहाँ पर आए हुए हो। पांजी ने कहा, सॉरी सर। पिंग ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है, जाओ और जाकर आराम करो। पांजी जो अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए वहां से खड़ा हुआ और सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। लेकिन अब विंग वांजी को देख रहा है। वह जिस रोज से यहाँ पर आया है, उस रोज से विंग को भी उसे देखकर बहुत अजीब सा महसूस होता है। उसे उससे बातें करना अच्छा लगता है, उसे देखना अच्छा लगता है, उसे नींद से जगाना अच्छा लगता है, उसे सोते हुए देखना अच्छा लगता है। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है, यह विंग को खुद भी नहीं पता। पिंग जिसे लग रहा है ये सब उसके साथ केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 3 साल से वह बिल्कुल अकेला है। और अब जब उसे एक साथी मिला है तो उसे उसे देखने का मन करता है, बातें करने का मन करता है। लेकिन पता नहीं उसके दिल की धड़कनें आजकल उसे कुछ और क्यों कहने लगी हैं। जब वांजी उसकी तरफ बहुत समय तक देखता रहता है तो उसका दिल धड़कने लगता है उसे देखकर। समय जो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था, बीइंग जो पूरे मन से वांजी को ट्रेनिंग दे रहा था और वांजी भी हर एक चीज को पूरे मन से सीख रहा था।
आज हमेशा की तरह कुछ देर बातें करके पांजी जो अपने रूम में जा चुका था और विंग अभी वहीं पर बैठा हुआ था। लगभग मिडनाइट का समय था जब पांजी की आंखें खुली। पांजी ने देखा कि विंग अभी भी उस आंच के सामने ही बैठा हुआ है। वह अभी सोने के लिए रूम में नहीं आया है। पांजी अपने बेड से उठा और एक ब्लैंकेट लेकर बाहर की तरफ आया। पांजी ने देखा बींग जो बाहरी एक मेज से सर लगाकर लेटा हुआ है, शायद वह सो रहा है। पांजी जो आगे बढ़कर विंग के पास पहुंच चुका था। पांजी ने ब्लैंकेट आगे बढ़ाया और विंग को उड़ाने लगा, लेकिन तभी विंग की आंखें खुल गई। विंग जो इतनी तेजी से उठा था कि जैसे कोई दुश्मन उसके पास आ गया हो, और उसने तेजी से वांजी के हाथ को पकड़कर घुमाया और वांजी जो उसकी बाहों में गिर चुका था। विंग ने जब वांजी की तरफ देखा तो विंग ने कहा, वांजी तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था, तुम्हें मुझे आवाज़ देनी चाहिए थी। मैं अभी तुम्हें चोट पहुंचा सकता था अगर मैं तुम्हें नहीं देखता। आगे से इस तरह की हरकत मत करना वांजी, यह कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, यह एक बैटलफील्ड है और यहाँ पर एक आहट पर लोगों की जान चली जाती है। फिर से ऐसा मत करना वांजी। पांजी जो विंग की तेज आवाज से डर चुका था, वह जो अभी भी उसकी बाहों में था, सिमटा हुआ सा। पांजी ने कहा, नहीं करूँगा, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। वो मैं आपके लिए ब्लैंकेट लेकर आया था, मुझे लगा था कि आपको ठंड लग रही होगी। विंग ने कहा, मुझे ठंड नहीं लग रही है, और अगर लग भी रही होती तो मैं अपने लिए ब्लैंकेट ले सकता था, लेकिन तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था। और अगर तुम आए भी थे तो मुझे दूर से आवाज़ देते, इस तरह से पास आकर मुझे टच नहीं करना चाहिए था। विंग जो वांजी को डांटे जा रहा था और वांजी भी समझ रहा था कि वह उसे क्यों डांट रहा है, क्योंकि विंग के हाथ में एक नाइफ है जो लगभग वांजी के पास आ चुका था। वांजी ने कहा, सॉरी सर, मैं फिर से ऐसी हरकत नहीं करूँगा। विंग ने वांजी को उठने के लिए उसकी हेल्प की और वांजी जो उठकर खड़ा हो चुका था और सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने विंग से कुछ भी नहीं कहा और विंग जिसे एहसास हो रहा था कि उसे वांजी को इतना नहीं डांटना चाहिए था। भले ही उसने गलती की है, लेकिन वह उसे ब्लैंकेट उड़ाने आया था। लेकिन अभी विंग ने वांजी से कुछ नहीं कहा। मॉर्निंग हो चुकी थी और उन दोनों का नाश्ता और सुबह की ट्रेनिंग भी हो चुकी थी, लेकिन आज वांजी ने विंग से एक शब्द भी नहीं बोला। वह जो उसके सवाल का केवल हूँ में जवाब दे था, और जो बातें विंग के दिल को चुभने लगी थी, वह उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। उसे आदत हो गई है उसकी आवाज़ सुनने की। पांजी ने कमान और एरो हाथ में उठाते हुए कहा, चलिए सर, गश्त पर चलते हैं। लेकिन विंग आज उसे गश्त पर नहीं ले जाना चाहता था। वह उसे बातें करना चाहता था, उसे मनाना चाहता था। विंग ने कहा, नहीं वांजी, आज हम गश्त के लिए नहीं जाएंगे, आज हम थोड़ी देर यहीं पर बातें करेंगे। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पांजी जो विंग की तरफ देख रहा है, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर उससे बात कर रहा है, लेकिन पांजी अब भी बहुत नाराज़ है विंग से। जिस तरह उसने रात उससे बातें की थी, वह अभी भी उस बात को नहीं भूला है। लेकिन विंग वांजी को वह बातें भुलाना चाहता है। विंग ने वांजी के हाथ को पकड़ा और उसे तेजी से एक जगह पर लेकर गया। वहां पर जो एक पेड़ों से ढका हुआ एक छोटा सा घर जैसा नजर आ रहा था। वांजी ने कहा, यह क्या जगह है? विंग ने कहा, अंदर चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह क्या जगह है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है। विंग जो वांजी का हाथ पकड़कर उस छोटे से घर में एंटर हो चुका था। वांजी जब उस घर में एंटर हुआ तो वहां पर जगह जगह पर अजीब अजीब तरह की कॉस्ट्यूम रखी हुई थी। वांजी ने कहा, यह सब क्या है? विंग ने कहा, यह तो हमारी फैंसी ड्रेस कंपटीशन की ड्रेसें हैं। पांजी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन? क्या यहाँ पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है? विंग मुस्कुराया और विंग ने कहा, नहीं, यहाँ पर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं होता है। यह तो हमारी फैंसी ड्रेस कंपटीशन है जो हम युद्ध के समय पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए तो वही फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। इन ड्रेस को पहनकर ही हम दुश्मन से छिप सकते हैं, हम घास में छिप सकते हैं, मैदान में छिप सकते हैं। पांची जो एक-एक करके उन ड्रेस को छूकर देख रहा था, जो बिल्कुल कोई मिट्टी के कलर की थी, कोई घास के कलर की थी, सब अलग-अलग तरह की नज़र आ रही थी। पांची ने कहा, तो क्या यह सारी ड्रेसें युद्ध में इस्तेमाल होती हैं? बीग ने कहा, हाँ, यह सारी ड्रेस युद्ध में इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन तभी वांजी की नज़र साथ में रखे हुए एक बक्से पर पड़ी और वांजी ने धीरे से उसे खोला, लेकिन उसे खोलते ही बहुत सारे पर्चे जो इधर-उधर बिखर चुके थे। वांजी जो उन्हें समेटने लगा और कहने लगा, यह सब क्या है? यह तो ऐसे ही बिखर गया, क्या इसे भूसे की तरह भरा गया था? पींग मुस्कुराया और वांजी के पास आकर उन पर्चों को समेटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह सच में कोई भूसा है? वांजी ने कहा, नहीं, यह तो लेटर नजर आ रहे हैं, यह तो सब लेटर हैं, लेकिन ये किसके लेटर हैं? इन्हें तो अभी सही से खोला भी नहीं गया है। पींग ने कहा, नहीं, मैंने इन्हें नहीं खोला है, यह सब मेरे लेटर हैं। अब मेरा मन नहीं करता है इन्हें खोलकर पढ़ने के लिए।
पांजी ने एक लेटर को हाथ में उठाते हुए कहा, लेकिन सर आपको इन्हें पढ़ना चाहिए था। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए था। पता नहीं कौन सी ज़रूरी बात आपके पेरेंट्स ने आपको लिखकर भेजी हो। आपकी फैमिली में क्या हुआ है आपको पता होना चाहिए। पीग ने कहा, नहीं, अब मेरा मन नहीं करता यह जानने का कि फैमिली में क्या हो रहा है, क्योंकि जब मैं उन्हें जाकर किसी भी तरह की सांत्वना नहीं दे सकता तो फिर मैं यह भी नहीं जानना चाहता कि वह किस दर्द से गुजर रहे हैं। वांजी ने जिस लेटर को हाथ में लेकर रखा हुआ था, वांजी ने कहा, सर क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? पीग ने कहा, पढ़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वांजी ने उस लेटर को खोला और उसे रीड करने लगा। पीग ने कहा, क्या लिखा हुआ है इसमें? वांजी ने कहा, इसमें लिखा हुआ है कि एक सप्ताह बाद आपकी सिस्टर की मैरिज होने वाली है। पीग ने कहा, सिस्टर की मैरिज? वांजी ने कहा, हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी सिस्टर का रिश्ता पक्का हो गया है और एक सप्ताह बाद उनकी मैरिज होने वाली है। पीग ने तेजी से आगे बढ़कर उस लेटर को हाथ में लेकर उसकी डेट देखी, तो वह डेट 2 साल पहले की थी। 2 साल पहले उसे ये लेटर लिखा गया था। पीग ने कहा, इसका मतलब मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई है। पांजी ने कहा, इसमें तो यही लिखा हुआ है कि एक सप्ताह बाद आपकी सिस्टर की मैरिज होने वाली है और अगर नहीं रुकी है तो वह अब तक हो चुकी होगी। और कहते हुए पांजी जो उस डेट से अगले लेटर को ढूंढने लगा था और उसके हाथ में वह लेटर मिल भी चुका था। पांजी ने इस बार बिना पूछे उस लेटर को खोला और उसे रीड करने लगा, जिसमें लिखा हुआ था, मैरिज अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई है। तुमने जितनी मनी उसकी मैरिज के लिए जोड़ी थी, हमने सब लगा दी है और बहुत अच्छी तरह से उसकी मैरिज की है। अगर तुम यहाँ पर होते तो देखते कि हमने कितनी हैप्पीनेस के साथ अपनी बेटी को विदा किया है, लेकिन इस बेटी की विदाई में केवल तुम्हारे ना आने की कमी थी। अगर तुम एक बार आते तो शायद यह कमी भी पूरी हो जाती और हैप्पीनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती। बीइंग जो वांजी की तरफ देख रहा था, जो बहुत पेन के साथ उन चीज़ों को पढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे उस दर्द को महसूस कर रहा है। वांजी ने उस लेटर को एक तरफ देखा और दूसरे लेटर को ढूंढने लगा जो उससे नेक्स्ट तारीख पर हो सकता था। और अब पिंक भी इंतजार कर रहा था कि वांजी नेक्स्ट लेटर को पढ़े और वांजी ने नेक्स्ट लेटर को उठाते हुए उसे खोलते हुए पढ़ना शुरू किया, जिसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था, कब आओगे? अब तो तुम्हें याद करते करते हमारा दिल भी थकने लगा है और रास्ता देखते देखते आंखें भी दुखने लगी हैं और अब तुमने हमारे लेटर का जवाब देना भी बंद कर दिया है। अब तो यह सोचकर भी दिल दुखने लगा है कि हम तुम्हारे शब्दों को सुनना तो दूर, उन्हें महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज लेटर का कोई तो जवाब दो, कुछ तो लिखो। पांजी ने उस लेटर को हटाया और नेक्स्ट लेटर ढूंढने लगा। तभी विंग ने कहा, नहीं, रहने दो और मत पढ़ो। पांजी ने कहा, आपको पढ़ना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए, वह कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। विंग ने कहा, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक उनके पास जाऊंगा। पांजी जो विंग के दर्द को अपने दिल में महसूस करने लगा था और उसकी आंखें नम होने लगी थी। तभी विंग ने वांजी की तरफ देखते हुए कहा, लान वांजी, इसमें रोने वाली क्या बात है? हम सिपाही हैं और सिपाही के साथ ऐसा चलता रहता है। चलिए इससे बाहर चलते हैं और कुछ और देखते हैं। विंग जो वांजी को लेकर उस रूम से बाहर आ चुका था, लेकिन वांजी विंग के दर से बाहर नहीं आ पा रहा था। वह जो विंग की तरफ ही देखे जा रहा था और विंग भी जानता है कि वांजी उसे ही देख रहा है, क्योंकि वह एहसास जो वांजी के दिल में है वह विंग के दिल में भी जगह कर रहा है। आज विंग वांजी को फॉरेस्ट में एरो चलाने की ट्रेनिंग देने वाला था और वह जो उसे ट्रेनिंग के लिए सामने खड़ा कर चुका था, कुछ टारगेट सामने बना चुका था और वांजी के हाथ में एरो और कमान दे चुका था। विंग ने कहा, तुम्हें इन सब पर वारी वारी करके निशाना लगाना है। वांजी जो उन पर निशाना लगाने लगा था, लेकिन वांजी का एक भी निशाना नहीं लग रहा था। विंग ने कहा, फोकस करो वांजी, ऐसे काम नहीं चलेगा। पांजी ने कहा, सर मैं फोकस कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ कांपे जा रहे हैं। पिंग ने कहा, नहीं कांपेंगे, तुम केवल सामने के निशाने पर ध्यान दो, अपने हाथ के एरो पर ध्यान मत दो, अपने आप ही है एरो वहां तक पहुंच जाएगा। पांजी जो सामने टारगेट की तरफ देख रहा है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कांप रहे हैं। बींग आगे बढ़ा और विंग ने वांजी के एक हाथ को पकड़ा और उसके अराउंड अपनी बाहें लेते हुए दूसरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब सामने ध्यान दो, अब यह निशाना परफेक्ट बैठेगा, बस सामने देखो और इस निशाने को लगाओ। लेकिन यह निशाना लगाना वांजी के लिए सरल नहीं हो रहा था, क्योंकि वह इस समय पूरी तरह से विंग की बाहों में था और विंग की ब्रीथिंग को वह अपने कानों पर महसूस कर रहा था। विंग जो वांजी को बता रहा है, अपनी एक आंख बंद करो और सामने निशाना लगाओ, लेकिन वांजी जो अपनी दोनों आंखें खोलकर बार बार विंग के लिप्स की तरफ देख रहा है, जो उसके ईयर के बहुत पास है।
लेकिन विंग का ध्यान अभी वांजी की आंखों पर नहीं है। वह केवल उसे कहे जा रहा है कि सामने टारगेट पर अपना ध्यान दो, अपने आप ही तुम्हारा निशाना वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन वांजी इस समय विंग की कोई बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसका ध्यान तो केवल विंग के खुलते बंद होते हुए लिप्स पर था, और जो उसके लिप्स के बेहद करीब है। विंग ने कहा, अब चलाओ, अब यह निशाना सही बैठेगा। लेकिन वांजी ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, और अब विंग ने वांजी की तरफ देखा कि वह इतने समय से उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन विंग की भी जैसे एक पल में सांसें रुक चुकी थी, क्योंकि वांजी के लिप्स उसके लिप्स के बेहद करीब थे। वह एरो जो विंग की फिंगर से फिसलकर अपने टारगेट की तरफ जा चुका था, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि वह एरो कहाँ पर गया, क्योंकि यह टाइम तो उन दोनों को बहकाने वाला था, भटकाने वाला था, क्योंकि वह दोनों भूल चुके थे कि वह दोनों मैन हैं और किस लिए वहाँ पर हैं। वह दोनों जो एक दूसरे के लिप्स की तरफ बढ़ने लगे थे। यह पल जो ना ही विंग को रोक रहा था और ना ही वांजी को रोक रहा था। विंग जो धीरे धीरे वांजी के लिप्स की तरफ बढ़ रहा था, और वांजी भी विंग से दूर हटने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह भी जैसे इंतजार कर रहा था कि कब विंग के लिप्स उसके लिप्स तक पहुंचे। और विंग जो वांजी को ज़्यादा इंतजार ना कराता हुआ अपने लिप्स वांजी के लिप्स पर टिका चुका था, और वांजी भी विंग के लिप्स को अपने लिप्स में जगह दे चुका था। विंग जो वांजी को किस कर रहा था, पूरी तरह से उसको अपनी बाहों में संभाल चुका था। काफ़ी देर एक दूसरे को किस करने के बाद जब विंग और वांजी को रियलाइज हुआ कि वह दोनों क्या कर रहे हैं, तो विंग ने वांजी के लिप्स को खुद से अलग किया और पांजी के फेस को डीपली देखा और तेजी से पीछे हटते हुए कहा, आई एम सॉरी लानबाजी, मैंने मैंने ये क्या किया तभी। पांजी ने कहा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है सर, आप अकेले मुझे किस नहीं कर रहे थे, मैंने आपको किस करने की इजाज़त दी थी। पिंग जो अब ठहर कर वांजी की तरफ देखने लगा था। वांजी ने कहा, आपने मुझे किस तभी किया जब मैंने आपको अपने पास आने दिया, वरना मेरी इजाज़त के बिना कोई मुझे इस तरह नहीं छू सकता। पिंग ने कहा, तो क्या तुमने मुझे छूने की इजाज़त दी थी मुझे? लेकिन मैंने तो तुम्हारी कोई परमिशन ही नहीं मांगी थी। वांजी ने कहा, आपने परमिशन मांगी थी, आपने मेरे दिल से परमिशन मांगी थी, और मेरे दिल ने आपको परमिशन दी थी। पिग ने कहा, लेकिन यह सब गलत है वांजी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह के रिलेशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वांजी ने कहा, आप करते हो एक्सेप्ट? पिग वांजी की तरफ कुछ पल रुक कर देखा और कहा, हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस रिलेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उस पल से एक्सेप्ट करता हूँ जब से तुम्हारी ये आंखें मुझे छूने लगी हैं, बहुत देर तक मुझ पर रुकने लगी हैं। पांजी ने कहा, तो क्या आपको पहले से ही एहसास था कि मैं आपको पसंद करता हूँ? पिग ने कहा, हाँ, मुझे पहले से ही एहसास था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हारी दोनों आंखें हमेशा मुझसे बहुत सारे सवाल किया करती थी, और जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता था। और कहते हुए विंग जो वांजी के पास आ चुका था। वांजी ने कहा, तो क्या आज आपके पास मेरे सवालों का जवाब है? पिंग ने कहा, हाँ है, हर एक सवाल का जवाब है। पांजी ने कहा, तो क्या आप मुझे अपने आप से प्यार करने की परमिशन देंगे? बिंग ने कहा, दूंगा, पूरी तरह से दूंगा। पिंग ने वांजी के फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहा, वांजी, क्योंकि यह प्यार केवल अब तुम तक सीमित नहीं रहा है, यह मुझ तक पहुंच चुका है, और अब मैं भी इसे संभालना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता वांजी कल क्या होने वाला है। जब लोगों को पता चलेगा इस रिश्ते के बारे में, तो लोगों का क्या फैसला होगा। लेकिन अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और अभी हम दोनों इस पल को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। वांजी जिसके ब्यूटीफुल से फेस पर एक बहुत मीठी सी स्माइल आ चुकी थी, और वांजी जो विंग के गले से लग चुका था, और विंग भी वांजी को अपनी बाहों में संभाल चुका था। रात हो चुकी थी। वह दोनों जो आज बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ खाना बना रहे थे। आज केवल विंग ही किचन में नहीं था, आज वांजी भी उसके साथ किचन में था। विंग जो वांजी को बहुत प्यार से खाना बनाना सिखा रहा था, क्योंकि उसे तो वेजिटेबल काटने भी नहीं आते थे। विंग ने कहा, वांजी, क्या तुम कभी किचन में नहीं गए हो? तुम्हें तो वेजिटेबल भी नहीं काटना आता। वांजी ने कहा, नहीं, मैं कभी किचन में नहीं गया, मुझे जाना चाहिए था, वेजिटेबल काटना तो सीखना ही चाहिए था। विंग मुस्कुराया, और विंग ने वांजी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है वांजी, जो तुम इतना ज़्यादा निराश हो रहे हो, वेजिटेबल ही तो काटना है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। और कहते हुए विंग जो वांजी को वेजिटेबल काटना सिखाने लगा था।
लेकिन वांजी जो वेजिटेबल की तरफ नहीं विंग की तरफ देखे जा रहा था। विंग ने कहा, मेरे क्यूटी पाई, उधर वेजिटेबल की तरफ ध्यान दो। खाना बनाना इसलिए सीखना ज़रूरी नहीं होता है कि हम अपने लिए खाना बनाएं। खाना बनाना इसलिए सीखना ज़रूरी होता है कि हम किसी और को भी खाना बनाकर खिला सकें। वांजी अब जो थोड़ा साय करके मुस्कुराया और वांजी जो वेजिटेबल की तरफ देखने लगा था। बींग भी मुस्कुराने लगा और वांजी को खाना बनाना सिखाने लगा। रात हो चुकी थी और वह दोनों जो बाहर बैठ चुके थे, लेकिन वांजी का मुंह जो गुब्बारे की तरह फूल चुका था क्योंकि बींग एक ही ब्लैंकेट लेकर आया था और उसे लेकर वह सामने की तरफ बैठ चुका था। और वांजी उठकर जाकर दूसरा ब्लैंकेट लेने के लिए नहीं गया, वह जो केवल बींग को घूर रहा था। बींग जो मुस्कुरा रहा था उसका वह अडोरेबल सा फेस देखकर बींग ने कहा, क्या हुआ वांजी, तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें आज ब्लैंकेट नहीं दिया? वांजी ने कहा, तभी अच्छा था जब मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पीग ने कहा, नहीं मेरे क्यूटी पाई, तुमने कोई गलती नहीं की है। मैं केवल एक ब्लैंकेट इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि अब हमें दूसरे ब्लैंकेट की जरूरत ही नहीं है। और कहते हुए पीग ने अपने दोनों हाथ फैलाए। पांजी जो यह देखकर हैप्पी हो चुका था, पांजी तेजी से आगे बढ़ा और पीग के ब्लैंकेट में छिप गया। पीग ने भी वांजी को अपनी बाहों में पूरी तरह से सिमेट लिया। विंग और वांजी के पल जो आजकल बेहद खूबसूरत हो चुके थे। वह दोनों जो ट्रेनिंग के साथ एक दूसरे को प्यार किए बिना भी नहीं रहते थे, लेकिन यह प्यार अभी कुछ मर्यादाओं में बंधा हुआ था। यह प्यार जो अभी केवल उन दोनों के दिल तक था और लिप्स तलक था, इसे आगे नहीं बढ़ा था। विंग जो वांजी को आज भी एरो चलाना सिखा रहा था। वांजी जो अपना पूरा फोकस कर रहा था एरो चलाने में, और आखिर अपना पूरा फोकस करने के बाद वांजी एक निशाना लगाने में कामयाब हो चुका था। वांजी जो एक बच्चे की तरह हैप्पी हो चुका था और विंग से कहने लगा था, मुझे निशाना लगाना आ गया है सर। विंग ने कहा, एक निशाना लगाने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें हर एक निशाना लगाना सीखना होगा, तभी तुम एक निशानेबाज बन पाओगे। पांजी ने कहा, तो क्या आपका निशाना नहीं चूकता है कभी भी? बींग ने कहा, नहीं, मेरा कोई निशाना नहीं चूकता है। पांजी ने कहा, तो चलो आप मेरे सामने निशाना लगाकर दिखाओ, तब मैं बताता हूँ कि आपका निशाना चूकता है या फिर नहीं चूकता है। बींग ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस तरह निशाना लगाता हूँ। पांजी ने विंग के हाथ में कमान और एरो देते हुए कहा, यह लो, अब निशाना लगाओ, मैं भी देखता हूँ क्या आपका कोई निशाना नहीं चूकता है। विंग ने उस एरो और कमान को अपने हाथ में लेते हुए पांजी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ठीक है, अब तुम वहां पर खड़े हो और मैं तुम्हें निशाना लगाकर दिखाता हूँ। लेकिन विंग ने अभी एरो को कमान में कसा ही था, तभी पांजी ने उसे पीछे से हक कर लिया। विंग ने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो वांजी? वांजी ने कहा, अब निशाना लगाइए ना, आपका तो कोई निशाना नहीं चूकता है। पींग ने कहा, वांजी इस तरह से तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। वांजी ने कहा, अब तो बहुत बड़े निशानची हो, तो लगाओ ना निशाना। मैं कहाँ आपका ध्यान भटका रहा हूँ, मैं तो बस आपको हक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन विंग जिसके लिए निशाना लगाना बहुत मुश्किल हो चुका था क्योंकि वांजी विंग को पूरी तरह से हक कर चुका था, अपनी बाहों को उसकी नेक में डाल चुका था और अपने लिप्स को उसके लिप्स के करीब ला चुका था और कहने लगा था, लगाइए ना निशाना, मैं भी देख रहा हूँ आप निशाना कैसे लगाते हैं। विंग जो अपने टारगेट पर ध्यान दे रहा था, लेकिन वांजी का टारगेट तो कोई और ही बना हुआ था और आखिर वांजी का टारगेट जीत गया और विंग ने वांजी की तरफ अपना फेस घुमा लिया। वह एरो जो छूट चुका था और विंग जो वांजी के लिप्स पर आ चुका था। वह दोनों जो एक दूसरे के लिप्स में पूरी तरह से व्यस्त थे, लेकिन कोई था जो उन्हें देख रहा था और वह थे लैन चिरेन। लैन चिरेन जो वांची से मिलने वहां पर आए थे क्योंकि उसको यहाँ पर आए हुए पूरा एक सप्ताह हो गया था आज। चिरेन जो सामने का नज़ारा देखकर गुस्से से ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका गुरूर, उसका वांची इस तरह किसी मैन से प्यार करेगा, उसे इस तरह से किस करेगा। और चिरेन जो बिना कुछ कहे बिना किसी आहट के वहां से वापस पहुंच चुके थे। ड्राइवर ने कहा, क्या हुआ सर? चिरेन ने कहा, कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आया, पहले मुझे वह काम करना है, यहाँ पर तो मैं बाद में बांजी से मिल लूंगा। चिरेन जो वहां से सीधा मिस्टर हान के पास के लिए निकल चुके थे। ऑफिसर हान जो ऑफिसर चिरेन को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे क्योंकि वह बिना किसी इंफॉर्मेशन के वहां पर आए थे। ऑफिसर हान ने खड़े होते हुए उन्हें सल्यूट करते हुए कहा, सर क्या हुआ, क्या फिर से बैटल शुरू हो गई है? ऑफिसर चिरे ने आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, कोई बैटल शुरू नहीं हुई है, मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया था। मिस्टर हान ने कहा, किस तरह की खुशखबरी? चिरे ने कहा, तुम चाहते थे ना कि ऑफिसर विभूषण की छुट्टी कंफर्म की जाए, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाए।
ऑफिसर हान जो बहुत हैरान नज़रों से चिरेन की तरफ देखने लगे थे। चिरेन ने कहा, मैं यहाँ पर उसकी छुट्टी के लिए ही आया हूँ। तुम उसे छुट्टी पर भेज सकते हो, तुम कल उसे छुट्टी पर भेज सकते हो, तुम आज ही उसे खबर भेज सकते हो कि उसकी छुट्टी कंफर्म हो गई है। ऑफिसर हान ने कहा, लेकिन वहाँ पर फॉरेस्ट में रहने के लिए कोई ऑफिसर नहीं चुना गया है और आपके बेटे की तो अभी 1 सप्ताह की ट्रेनिंग हुई है और वह वहाँ पर नहीं रह सकता। चिरेन ने कहा, कोई बात नहीं, अगर वह वहाँ पर नहीं रहेगा तो हम 2-4 सिपाहियों को वहाँ पर भेज देंगे। और रही ट्रेनिंग की बात, तो मेरे बेटे की ट्रेनिंग बाद में पूरी हो जाएगी। तुम आज ही ऑफिसर विभूषान से कहो कि उनकी छुट्टी कंफर्म हो गई है, वह अपनी पैकिंग कर लें और कल अपने घर के लिए निकल जाएं। ऑफिसर हान जो नहीं समझ पा रहे हैं कि केवल एक ही दिन के अंदर इस तरह ऑफिसर विभूषण की छुट्टी कैसे कंफर्म हो सकती है, और वह भी जब जब उस फॉरेस्ट में रहने वाले वह एक अकेले ऑफिसर हैं। ऑफिसर हान ने कहा, लेकिन सर, आपने तो कहा था कि बैटल बहुत जल्द शुरू हो सकती है। चिरेन ने कहा, मैंने कहा था, लेकिन यह नहीं है कि अगर बैटल होती रहेगी तो हम उसे उसके घर नहीं भेजेंगे। तुमने ही तो कहा है कि 3 साल हो गई हैं उसे अपने घर गए हुए, तो उसे अपने घर भेज देना चाहिए। सभी ऑफिसर अपने अपने घर के लिए गए हैं तो उसे भी अपने घर घूम कर आना चाहिए। ऑफिसर हान जो अब ज़्यादा बहस नहीं करते हुए इस बात को मान चुके थे कि विभूषण की छुट्टी कंफर्म हो चुकी है और वह जो हैप्पी होकर विभूषण के पास खोल मिला चुके थे। पिंग जो वांजी को ट्रेनिंग देने में व्यस्त था, तभी उसके वायरलेस पर एक मैसेज आने लगा। पिंग ने जब वायरलेस को ऑन किया तो उधर से मैसेज था, ऑफिसर विभूषण, आपको यहाँ पर हेडक्वार्टर में आना होगा क्योंकि आपकी छुट्टी कंफर्म हो चुकी है। पिंग जो वांजी की तरफ देख रहा है, वांजी जो विंग की तरफ देख रहा है। पिंग को समझ नहीं आ रहा है कि यह पल उसके लिए खुशी का पल है या फिर सैडनेस का पल है। 3 साल बाद उसे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन वह अपने घर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे लग रहा है कि जैसे उसकी लाइफ तो यहीं पर है। वांजी का 1 सप्ताह का साथ उसे पूरी लाइफ का साथ लग रहा है। वह वांजी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वांजी आगे बढ़ा और वांजी ने कहा, आपको तो हैप्पी होना चाहिए, आप 3 साल बाद अपनी फैमिली से मिलेंगे। पिंग ने कहा, जानता हूँ वांजी, मुझे हैप्पी होना चाहिए, लेकिन मैं हैप्पी नहीं हो रहा हूँ। वांजी ने कहा, जानता हूँ आप मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा समय तक वहाँ पर नहीं रुकोगे। मुश्किल से 3 महीने की छुट्टी आपको दी जाएगी और 3 महीने बाद आप फिर से यहीं पर आ जाओगे। पिंग ने वांजी के पास आते हुए कहा, लेकिन वांजी, मुझे लग रहा है 3 महीने तो क्या, मैं 3 पल तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे तो अभी से अधूरा सा महसूस होने लगा है। यह चीज तो वांजी को भी महसूस हो रही है, लेकिन वांजी इन शब्दों को बोलकर पिंग का मनोबल नहीं घटाना चाहता। वह उसे फैमिली में भेजना चाहता है, एक बार उसकी फैमिली के पास उसे भेजकर उसे हैप्पी देखना चाहता है। पांजी ने कहा, इतना ज़्यादा मत सोचिए, आपको एक बार जाकर देखना चाहिए कि आपको कितने महीने की छुट्टी मिली है, उसके बाद सोचेंगे कि हमें इतना सैड होना है या फिर नहीं होना है। हम बेकार ही इतने सैड हो जाएं और आपको पता चले कि आपकी छुट्टी तो केवल 1 सप्ताह की मिली है, तो हमारी सैडनेस तो बेकार ही जाएगी ना। पिंग जो वांजी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा था, उसकी अडोरेबल सी बातों पर मुस्कुराने लगा था और पिंग जो वांजी को अपनी बाहों में भर चुका था। पिंग ने कहा, लंजा, छुट्टियाँ कितनी भी हों, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। वांजी ने कहा, मैं भी आपको बहुत मिस करने वाला हूँ, जल्दी जल्दी छुट्टियाँ काट कर मेरे पास आ जाना। पिंग ने कहा, तो चलो हम दोनों हेडक्वार्टर के लिए निकलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़कर जा सकता। वांजी ने कहा, लेकिन वायरलेस पर मुझे लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, तो मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ। पिंग ने कहा, कुछ भी नहीं कहा गया से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर जाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, चुपचाप मेरे साथ चलो। वांजी जिसने विंग से ज्यादा बहस करनी जरूरी नहीं समझी और वांजी जो विंग के साथ वहां से निकल चुका था, वह जो हेडक्वार्टर में पहुंच चुका था। मिस्टर हान ने विंग से हाथ मिलाते हुए कहा, ऑफिसर भूषण, आखिर आज आपकी छुट्टी कंफर्म हो ही गई है, आज आप अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं। विंग ने कहा, यह मेरे लिए बहुत सरप्राइज की बात है, पिछले 3 साल से मेरी छुट्टी कंफर्म नहीं हुई है और आज अचानक ही मेरी छुट्टी कंफर्म हो गई है। क्या किया है आपने ऑफिसर? कहीं आप मुझे लेकर रोने तो नहीं लगे थे? ऑफिसर हान ने कहा, विभूषण, हमेशा मजाक मत किया करो, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, मैं क्यों रहूंगा तुम्हारे लिए? भले ही तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन रोने जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस उन्हें 8-10 लेटर लिखे थे तुम्हारी छुट्टी के लिए। पी ने कहा, 8-10 लेटर? तुमने 8-10 लेटर लिखे रहते मेरी छुट्टी के लिए? ऑफिसर हान ने कहा, हाँ, मैंने 8-10 लेटर लिखे हुए थे क्योंकि मुझे पता था तुम पिछले 3 साल से अपनी फैमिली से नहीं मिले हो। और एक दोस्त होने के नाते विभूषण, मैं चाहता था कि तुम अपनी फैमिली से मिलो। मैं जिस फैमिली को जानता हूँ, मुझे पता है कि वह फैमिली तुम्हें लेकर बहुत परेशान हो रही होगी। विग ने कहा, हाँ, मैं भी अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ।
अब तो बहुत कुछ बदल गया होगा मेरी फैमिली में। मेरी बहन की मैरिज हो गई है और मेरा भाई भी अब काफ़ी बड़ा हो गया होगा। 12 साल का था वह जब मैंने आखिरी बार उसे देखा था। अब तो वह 15 साल का हो गया होगा। मिस्टर हान ने कहा, विभूषण क्या तुम लेटर नहीं पढ़ते हो? विंग ने कहा, नहीं, मैं लेटर नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन क्या हुआ है? तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? मिस्टर हान ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी सिस्टर ने एक बेबी को बर्थ दिया है? पी ने कहा, बेबी? मिस्टर हान ने कहा, हाँ बेबी, उन्होंने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया है। क्या तुम्हें नहीं पता है? मुझे तो मेरी वाइफ ने बताया था लेटर में। क्या तुम्हारे पास लेटर नहीं आया है? तब मिस्टर हान ने कहा, तुम्हें कैसे पता होगा जब तुमने लेटर पढ़े ही नहीं है? विभूषण, कम से कम लेटर तो पढ़ते रहा करो। तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली में क्या हो रहा है। लेकिन चलो अच्छा है, अब तुम्हें लेटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा जाकर अपनी फैमिली से मिलो। अब कोई बहाना नहीं बनाना है। जाओ और जाकर अपनी फैमिली से मिलो। तुम्हारी छुट्टी कन्फर्म हो गई है और अपनी पैकिंग करो। कल तुम्हें यहाँ से निकलना है। और हाँ विभूषण, वह लड़का कहाँ पर है जो तुम्हारे पास ट्रेनिंग के लिए गया था? विंग ने कहा, वह बाहर है, वह बाहर रुका हुआ है। मिस्टर हान ने कहा, उस लड़के की अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। तुमने क्या क्या सिखाया है उसे? विंग ने कहा, मैंने अभी से ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया है, बस उसे कुछ आवाज़ों को पहचानना सिखाया है। मिस्टर हान ने कहा, तुमने सबसे ज़रूरी चीज़ उसे सिखा दी है। हमें केवल यही चाहिए था और सब चीज़ें तो हम खुद सँभाल लेंगे तुम्हारे बिना। लेकिन हमें केवल आवाज़ों की पहचान की ज़्यादा ज़रूरत थी और तुमने यही काम उसे सिखा दिया है। वेल डन विभूषण, तुम सच में वह काम करते हो जो हर किसी की ज़रूरत बनता है। अब जाओ और जाकर पैकिंग करो। पिंग जो बाहर आ चुका था, बांजी जो अपनी जगह से खड़ा हो चुका था, उसकी आंखें जैसे पिंग से पूछ रही थी कि कितने दिन की छुट्टी कंफर्म हुई है उसकी। पिंग ने कहा, लान बांजी, ज़्यादा सैडनेस हमें काम नहीं आएगी क्योंकि मेरी छुट्टी केवल 1 महीने की कंफर्म हुई है। बांजी जो हैप्पी हो चुका था, केवल 1 महीना ही उसे पिंग के बिना बिताना होगा। लेकिन विंग नहीं जानता, यह छुट्टी कहने के लिए 1 महीने की कंफर्म हुई है, लेकिन लैंचरेन नहीं चाहेगा कि विंग वापस जॉब पर आए। और आखिर वह समय आ चुका था जब विंग अपने घर के लिए निकलने वाला था। बांजी जो विंग के सामने खड़ा हुआ है क्योंकि वह उसका ट्रेनर रह चुका है। बांजी जो विंग को हक करना चाहता है, विंग भी बांजी को हक करना चाहता है, लेकिन वह यह नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर और भी ऑफिसर हैं। और आखिर विंग जो बांजी से कुछ भी कहे बिना अपने घर के लिए निकल चुका था। चिरेन ने कहा, चलो बांजी, अब तुम भी घर के लिए चलो। बांजी ने कहा, लेकिन मेरा सामान। चिरेन ने कहा, मैं तुम्हारा सारा सामान ले आया हूँ बांजी, तुम्हारा सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ है। चलो गाड़ी में चलकर बैठो। पांजी जो गाड़ी में जाकर बैठ चुका है, लेकिन उसका मन वहाँ से जाने के लिए नहीं कर रहा है। वह वापस उस फॉरेस्ट में जाना चाहता है जहाँ पर वह विंग के साथ रहता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी यादें हैं उसकी। विंग जिसे अपने घर जाने से पहले फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में भी जाना था, क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत सारा पेपर वर्क सौंपना था जो उसे दिया गया था, क्योंकि वह उस फॉरेस्ट का अकेला ऑफिसर था और जिसके चलते उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी और उसे पहले उन सारी ज़िम्मेदारियों को वहाँ पर सौंपना था, उसके बाद ही उसे अपने घर के लिए निकलना था। विंग जो उस हेडक्वार्टर में पहुँच चुका था, वहाँ के सिपाही जो उसे देखकर हैप्पी हो चुके थे, क्योंकि विंग ने वहाँ से ट्रेनिंग ली थी और काफ़ी समय तक उन लोगों के साथ रहा था, इसीलिए वह सब विंग को पहचानते हैं और सभी जो विंग को पूरी तरह से घेर कर बैठ चुके थे, उससे बातें करने लगे थे। और आखिर नतीजा यह हुआ कि विंग को रात में वहीं पर रुकना पड़ा। पिंकी यह रात जो उसके फ्रेंड से बातें करते हुए निकल चुकी थी, क्योंकि अभी कोई बैटल नहीं हो रही है, इसीलिए हर किसी के पास समय था एक दूसरे से बातें करने का और इसीलिए वह पूरी रात एक दूसरे से बातें करते रहे। और यह रात जो एक दूसरे से बातें करते निकल चुकी थी, लेकिन वांजी के लिए यह रात बहुत मुश्किल निकली थी, क्योंकि उसे आदत हो गई थी विंग की। मॉर्निंग हो चुकी थी। चिरेन जब जागे और ड्यूटी के लिए रेडी हुए तो उन्होंने कहा, क्या वांजी अभी नहीं जागा है? चिचेन ने कहा, वह तो बहुत देर का जाग गया है, पता नहीं कहाँ पर गया है। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर में आएगा, मेरा भी ड्यूटी का समय हो रहा है। चिरेन ने कहा, वह कोई बच्चा नहीं है, वह घूमकर घर वापस आ जाएगा, तुम्हें अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। क्या तुम ड्यूटी से लेट होना चाहते हो? सिचैन ने कहा, नहीं, मैं बस उससे कुछ बातें। तभी चिरेन ने कहा, बातें तो तुम बाद में भी कर लेना उससे, लेकिन ड्यूटी पे लेट नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो कि मुझे ड्यूटी पर लेट जाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। सिचैन जो अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए वहाँ से जा चुके थे अपनी ड्यूटी के लिए रेडी होने के लिए। और आखिर सभी जो अपनी अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुके थे। बांजी जो अभी भी घर नहीं आया था,
चिरेन जो अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुके थे तभी उनके वायरलेस पर एक मैसेज आया जो मिस्टर हान का था, जो कह रहे थे सर आपको अभी अपने बेटे को फॉरेस्ट में नहीं भेजना चाहिए। वह अकेला वहां पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे अभी पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। चिरेन ने कहा यह तुम क्या कह रहे हो ऑफिसर हान। ऑफिसर हान ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, आपका बेटा सुबह सुबह उस फॉरेस्ट में पहुंच चुका है क्योंकि मैंने रात ही वहां पर कुछ सिपाहियों को तैनात कर दिया था और उन्हीं सिपाहियों ने वायरलेस पर मुझे बताया है कि आपका बेटा सुबह सुबह फॉरेस्ट में पहुंच चुका है। चिरेन जो गुस्से में दांत पीसने लगा था, लेकिन चिरेन ने अभी मिस्टर हान से ज्यादा कुछ ना कहते हुए कहा कोई बात नहीं, अब वायरलेस पर मैसेज डालिए कि वांजी वापस आ जाए। लेकिन अभी उन दोनों की बातें चली रही थी तभी इमरजेंसी वायरलेस जो पूरी तरह से ऑन होकर आवाज लगाने लगी थी और कहने लगी थी फॉरेस्ट पर हमला हुआ है। चिरेन जो अपनी सीट से खड़े हो चुके थे और उधर सिचैन को भी पता चल चुका था कि फॉरेस्ट पर हमला हुआ है और उधर विंग को भी पता चल चुका था कि फॉरेस्ट पर हमला हुआ है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि फॉरेस्ट में वांजी भी है। सभी इमरजेंसी वायरलेस जो पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो चुकी थी, सभी जगह के ऑफिसरों की आवाजें जो हर जगह के हेडक्वार्टर पर गूंज रही थी। पिंक जो इस समय अपने घर के लिए निकलने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन अभी उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि हमला हो चुका है। भले ही उस तक यह खबर नहीं भेजी गई है, उसे बुलाने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पिंक जो सारे फॉरेस्ट के सिपाहियों के साथ खड़ा हुआ है, वह जो आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारे होते हुए वहां पर कभी इस तरह से हमला नहीं हुआ है और आज ही तुम वहां से आए हो और वहां पर हमला हो गया है। तभी वहां पर एक और सिपाही आया और उस सिपाही ने कहा मैंने सुना है जितने भी फॉरेस्ट में लोग थे उन सबको उन्होंने पकड़ लिया है। पिंग जो जानता है कि उसके आने के बाद वहां पर कुछ सिपाहियों को तैनात किया गया होगा और दुश्मनों ने उन्हें ही पकड़ लिया होगा क्योंकि किसी को तो वह अपना टारगेट बनाते ही है अपनी बात मनवाने के लिए। और यह जो दो देशों की संधि का फैसला होने वाला है तो उन्हें तो बहुत सारे लोग चाहिए टारगेट बनाने के लिए ताकि वह अपनी बात को मनवा सके। तभी वहां पर एक और ऑफिसर आया और उसने कहा ऑफिसर भूसियान क्या आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे थे उस फॉरेस्ट में रहने की। पींग ने कहा हाँ मैं एक लड़के को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन केवल एक सप्ताह ही उस लड़के को ट्रेनिंग दी गई है, वह अभी पूरी तरह से ट्रेन नहीं है। उस ऑफिसर ने कहा ऑफिसर भूसियान अगर वह पूरी तरह से ट्रेन नहीं था तो उसे इस तरह फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए था, उसे भी उन लोगों ने बंदी बना लिया है। बीइंग जो उस ऑफिसर की तरफ अपनी खुली आंखों से देख रहा था, बीइंग ने कहा क्या कहा तुमने अभी। उस ऑफिसर ने कहा मैंने सुना है उस लड़के को भी बंदी बना लिया गया है क्योंकि वह लड़का उस फॉरेस्ट में ही था। बीइंग जिसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, उसके हाथ का बैग जो जमीन पर गिर चुका था, बीइंग तेजी से दौड़ा और हेडक्वार्टर में अंदर पहुंचा और वायरलेस सीधा मिस्टर हान को मिलाया। बीइंग ने कहा ऑफिसर हान क्या मुझे बताइए वहां पर लानवांजी भी है वहां पर उस फॉरेस्ट में जो सिपाही कैद हुए हैं उसमें लानवांजी भी हैं क्या। मिस्टर हान ने कहा हाँ उसमें लानवांजी भी हैं। बहुत दुख की बात है कि वह लड़का सुबह सुबह वहां पर पहुंच गया और उसे भी उन लोगों ने बंदी बना लिया है। बीइंग जिसके लिए इस समय सांस लेना मुश्किल होने लगा था, तभी मिस्टर हान ने कहा लेकिन अभी हमारे लिए एक राहत की बात है ऑफिसर, क्योंकि वह लोग अभी उन सभी को लेकर उस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि हमें जब पता चला था कि फॉरेस्ट पर हमला किया गया है तो हमने फॉरेस्ट को चारों तरफ से घेर लिया है और अभी तक उस फॉरेस्ट से बाहर कोई नहीं निकला है। पिंग ने कहा मिस्टर हान यह राहत भरी सांस लेने का टाइम नहीं है, शायद आपको नहीं पता है कि उस फॉरेस्ट का एक कोना सीमा को जोड़ता है और अगर वह उस कोने से अपनी सीमा में चले गए तो हम कभी उन सिपाहियों को वापस नहीं ला पाएंगे। मिस्टर हान ने कहा विंग मैं जानता हूँ कि तुम्हारी छुट्टी कंफर्म हो गई है, लेकिन इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत है, एक ऑफिसर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज विंग वापस आ जाओ। विंग ने कहा मैं वापस आ रहा हूँ सर, मैं अभी वापस आ रहा हूँ, और कहते हुए विंग ने वायरलेस को बंद किया और विंग जो वहां पर जाने के लिए रेडी हो चुका था, लेकिन विंग का दिल जानता है कि वह मिस्टर हान के लिए वहां पर नहीं जाना चाहता, वह वांजी के लिए वहां पर जाना चाहता है, वांजी को वापस लाना चाहता है। और आखिर ऑफिसरों की मीटिंग होने लगी, सभी सिपाही इकट्ठे होने लगे और साथ ही प्लान्स बनाए जाने लगे कि किस तरह हम सभी सिपाहियों को छुड़ाएं, वह सिपाही जो 20 सिपाही हैं और 21वां उनमें बांजी है। चिरेंजो विंग को इस समय नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अभी विंग की जरूरत थी वहां पर क्योंकि फॉरेस्ट में केवल विंग ही उन्हें हर कोने तक ले जा सकता था और खासकर उस कोने तक जो कोना सीमा से सीमा को जोड़ता है। और वह सभी जो फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे उन सिपाहियों का पता लगाने के लिए जो सिपाही वहां से गायब हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि वह वहां पर कुछ कर पाते तभी एक बार फिर से वायरलेस बोलने लगी।
जो ऑफिसर हान की थी, ऑफिसर हान ने कहा, ऑफिसर विभूषण अपनी पूरी टीम को लेकर वापस लौट आओ क्योंकि प्लान्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। विंग ने कहा, चेंज कर दिया गया है? ऑफिसर हान ने कहा, हाँ, चेंज कर दिया गया है क्योंकि अभी-अभी वायरलेस द्वारा पता चला है कि वह लोग उन सभी को फॉरेस्ट से लेकर निकल चुके हैं क्योंकि उनकी जो डिमांड थी उसके लिए वह सरकार के पास फ़ोन कर चुके हैं और बता चुके हैं कि उनकी कैद में पूरे 21 सिपाही हैं। उन्होंने कहा है जो हेडक्वार्टर से डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बरामद करके सरकार को जमा किए हैं, उन डॉक्यूमेंट पर काम नहीं किया जाए। क्योंकि वह डॉक्यूमेंट हमेशा के लिए उन्हें कुछ नियमों में बांधकर हमारे देश में आने के लिए मजबूर करने वाले हैं और वह किसी भी नियमों में बंधकर हमारे देश में नहीं आना चाहते। इसीलिए वह अपनी बात मनवाना चाहते हैं और उन डॉक्यूमेंट पर कार्रवाई करने के लिए मना कर रहे हैं। इसीलिए वह उन सिपाहियों को उठाकर ले गए हैं ताकि सरकार मजबूर होकर उनकी बात माने। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सरकार इतनी छोटी सी बात पर इतने बड़े डिसीजन के लिए मना करेगी। मुझे लग रहा है कि हमारे लिए उन सिपाहियों को बचाना मुश्किल होने वाला है। कहीं न कहीं उनकी जान खतरे में पड़ चुकी है। तुम यहाँ पर आ जाओ भूषण, और बातें हम यहीं पर आने के बाद करेंगे। और कहते हुए पीटर हान जो वायरलेस से हट चुके थे, विंग ने उस वायरलेस को एक तरफ किया और विंग जो सारे सिपाहियों की तरफ देखने लगा और कहने लगा, चलो हमें यहाँ से वापस चलना है। लेकिन विंग अभी वहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी तो जैसी पूरी लाइफ उस फॉरेस्ट में खो चुकी थी। सभी बड़े ऑफिसरों की मीटिंग एक बार फिर से रखी गई जिसमें लैन चिरेन और मिस्टर हान भी शामिल थे। मिस्टर हान जो बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे लिए हमारे सिपाहियों की जान बेहद कीमती है, लेकिन लैन चिरेन जो एक बार भी नहीं कह रहे थे कि उनका बेटा भी उन सिपाहियों में शामिल है, उसके लिए कुछ किया जाए। और आखिर उस मीटिंग का कोई बड़ा फैसला नहीं निकला। किसी ने एक और एक दो कहा तो किसी ने एक और एक 11 कहा और यह कहकर वह मीटिंग खत्म हो गई। ऑफिसर हान जी ने लंच लेन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऑफिसर हान ने कहा, सर, आपको वहां पर बोलना चाहिए था। उन सिपाहियों के साथ आपका बेटा भी वहां पर है। लंच लेन ने मिस्टर हान की तरफ देखा और कहा, ऑफिसर हान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बोलता तो वह लोग मेरी बात मान लेते? क्या तुमने नहीं सुना था? उन्हें यह भी नहीं पता कि एक और एक 11 होता है या फिर एक और एक 2 होता है। और रही मेरे बेटे को बचाने की बात, तो मैं अपने बेटे को बचाने के लिए जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा ऑफिसर हान। ऑफिसर हान ने कहा, तो क्या सर आप इसीलिए वहां पर नहीं बोले थे? चिरेन ने कहा, ऑफिसर हान, अगर मैं वहां पर बोलता तो मेरी बात की कोई कीमत नहीं रहती। यह दो प्रोफेशन है, एक जो जीतने के बाद लोगों के सर पर रहना पसंद करता है और एक जो जीतने के बाद लोगों के दिल में रहना पसंद करता है। और हम लोगों के दिल में रहने वालों में से हैं, सर पर बैठने वालों में से नहीं है। वह सिपाही हमारी जिम्मेदारी है और हमें उन्हें छुड़ा कर लाना है। उन लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वह उन्हें नहीं जानते, लेकिन हम उन्हें जानते हैं। मिस्टर हान ने सीधे खड़े होकर चिरेन को सैल्यूट करते हुए कहा, सर, इसीलिए तो मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप रिस्पेक्ट के काबिल हैं। चिरेन ने कहा, तो चलो ऑफिसर हान, हमें भी अपनी एक टीम बनानी है ताकि हम सारे सिपाहियों को वहां से छुड़ा कर ला सके। मिस्टर हान जो हैप्पी हो चुके थे और आगे बढ़ चुके थे और आखिर वहां पर कुछ सिपाहियों की मीटिंग रखी गई थी और जिसमें विंग को भी शामिल किया गया था क्योंकि फॉरेस्ट से होकर ही वह उस सीमा में जा सकते थे। और आखिर पूरी तरह से प्लान बनाया जा चुका था। अब जरूरत थी उन्हें एक चॉपर की और वह चॉपर जो मिस्टर हान वहां पर लेकर आने वाले थे, लेकिन सबके इशारे के बाद, क्योंकि मिस्टर हान से ही चॉपर उड़ाना आता है। मिस्टर हान ने कहा, सर, हमने प्लान तो पूरी तरह से बना लिया है, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि उन सबको कहाँ पर रखा गया है? तभी चिरे ने एक वॉच आगे करते हुए कहा, इससे पता लगाएंगे कि उन सबको कहाँ पर रखा गया है। मिस्टर हान ने कहा, यह क्या है? ऑफिसर सिचैन ने कहा, यह वॉच है। ऑफिसर हान ने कहा, यह तो मुझे भी लग रहा है कि यह एक वॉच ही है, लेकिन इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि वह सब कहाँ पर हैं? चिरेन ने कहा, यह दोनों वॉच एक दूसरे को जोड़ती हैं। यह दोनों वॉच मैं अपने दोनों बेटे के लिए लेकर आया था, जिसमें से एक सिचैन के हाथ में है और एक वांची के हाथ में है। और यह वॉच खुद पे खुद हमें वांची तक पहुंचा देगी। ऑफिसर हान, मैंने आपसे कहा था ना कि अपने बेटे को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि यह वॉच मुझे मेरे बेटे तक आसानी से पहुंचा देगी। और कहते हुए आगे हाथ करके सिचैन ने आगे हाथ बढ़ाया और उस वॉच को ऑन करते हुए कहा, यह देखो, यह सही डायरेक्शन बता रही है कि इस समय वांजी को कहाँ पर रखा गया है। पिंग जो उस वॉच की तरफ देख रहा है और उसे पता लग चुका है कि इस समय वांजी कहाँ पर है। वह जो फॉरेस्ट की उसी सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। चिरेन ने कहा, यह ज्यादा दूर नहीं है, हम सीधा उन तक पहुंच सकते हैं, केवल हमें अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार करना होगा। तभी विंग ने कहा, नहीं, हम सीधा वहां पर नहीं पहुंच सकते।
चिरंजीव जो विंग की तरफ घूरने लगा था, उसका बस चले तो वह विंग का अभी यहीं पर गला दाब दे और किसी को बताए भी नहीं कि मैंने उसे मार डाला है। लेकिन अभी वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर विंग ही उन्हें ले जा सकता है, क्योंकि वह पूरा रास्ता फॉरेस्ट से होकर निकलने वाला है और विंग ही उन्हें उस फॉरेस्ट को पार करा सकता है। चिरंजीव ने कहा, ऑफिसर बीभूषण, हम वहाँ पर सीधा क्यों नहीं जा सकते? विंग ने कहा, क्योंकि उस रास्ते पर पूरी तरह से माइन बिछे हुए हैं और जिसके लिए हम सीधा नहीं जा सकते। हमें पूरे 200 किलोमीटर का चक्कर काट कर वहाँ पर जाना होगा। सभी जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। सिचैन ने कहा, 200 किलोमीटर का? विंग ने कहा, हाँ, 200 किलोमीटर का, क्योंकि अगर हम 50 किलोमीटर वाले रास्ते से जाएंगे तो हम अपनी जान ही गंवा बैठेंगे, क्योंकि वहाँ जो माइन लगे हुए हैं वह कोई नॉर्मल माइन नहीं है। अगर वहाँ के किसी एक भी माइन पर किसी का पैर रखा गया तो उसके बाद हम वहाँ पर धमाके से धमाका होने पर नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक साथ वह सारे माइन फटने लगेंगे। चिरैन ने कहा, तो ठीक है, हम 200 किलोमीटर रास्ते वाले से ही जाएंगे, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि 3 दिन के अंदर उन सभी डॉक्यूमेंट पर कार्रवाई होने वाली है और मैं जानता हूँ कि अगर उन डॉक्यूमेंट पर कार्रवाई होने लगी तो वह उन सिपाहियों को चोट जरूर पहुँचाएंगे। इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और वह सभी जो वहाँ से निकलने के लिए रेडी थे, ऑफिसर हान ने कहा, मैं सही समय पर चौपर लेकर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, आप बस मुझे इशारा कर देना। और आखिर वह तीनों जो वहाँ से निकल चुके थे, बीइंग जो आगे चल रहा था और सिचन और चिरेन जो उसके पीछे चल रहे थे, वह जो अभी वांची से बहुत दूर थे और रात हो चुकी थी। बिंग जो नहीं रुकना चाहता था, उसे जल्द से जल्द वांची तक पहुंचना है, लेकिन चिरेन जो अभी रुकना चाहते थे। चिरेन ने कहा, विभूषण, इतना ज़्यादा जोशीले मत बनो, यहाँ पर आराम से बैठ जाओ, क्योंकि हमें वहाँ पर जाकर एक और लड़ाई लड़नी है और अगर हम रास्ते में ही थक जाएंगे तो मंजिल पर पहुँच क्या करेंगे? पिंग जो रुक चुका था, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। वह जो इधर-उधर टहलता रहा, सुबह होने का इंतज़ार करता रहा और सुबह होने से पहले ही वह फिर से निकल चुके थे और फिर से अपना सफ़र पूरा करने लगे थे। यह सफ़र जो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा था, क्योंकि वह रास्ते बहुत ज़्यादा पथरीले थे और जिनसे चढ़ना-उतरना उन्हें ऐसे ही थका रहा था। सिचैन ने कहा, ऑफिसर विभूषण, आपको तो इन सब की आदत है ना, तभी तो आप इतनी तेज़ चल रहे हैं। पिंग ने कहा, हाँ, मुझे इन सब की आदत है। मैं पिछले 5 साल से इस तरह की जगह पर काम कर रहा हूँ। सिचैन ने कहा, ऑफिसर विभूषण, आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है मेरे भाई को। वह मुझे बहुत सारे पंछियों की आवाज़ निकाल कर दिखा रहा था, लेकिन मैं उससे ज़्यादा बात ही नहीं कर पाया। रात में मैं उसे कहकर चला आया, तुम सो जाओ, मैं कल बात करूँगा, लेकिन कल आया ही नहीं। वह अभी तक मुझे मिला ही नहीं। मैं उससे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। पिंग ने कहा, आप उससे बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि हम उसे सही सलामत वापस लेकर आएंगे। आप परेशान मत होइए। पिंग जो अपने मन में सोच रहा था, अभी तो मुझे भी उससे बहुत सारी बातें करनी है। उससे पूछना है कि आखिर वह फॉरेस्ट में क्यों गया था। उसे पता था कि उसे फॉरेस्ट में नहीं जाना था, मैंने उसे मना किया था, लेकिन वह फिर भी फॉरेस्ट में पहुंच गया। और आखिर वह जो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे, उस जगह पर जहां पर वांची को रखा गया था, क्योंकि सिचैन की फौज बता रही थी कि वांची यहीं पर है। लेकिन उस जगह पर जाना इतना आसान नहीं था। वहां पर काफी ऊंची ऊंची दीवारें थी और दीवारों के ऊपर कांच और कटीले तार लगाए हुए थे, लेकिन वहां पर कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था। शायद इसीलिए नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने पहले से ही काफी सिक्योरिटी लगाई हुई थी उन तार और कांच के द्वारा और ऊंची दीवार के द्वारा। सिचैन ने कहा, हम इन दीवारों पर आसानी से चढ़ सकते हैं, बस हमें थोड़ा बैलेंस बनाना होगा। पिग ने कहा, नहीं, हम बैलेंस बनाकर भी इन दीवारों पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि ऊपर जाकर खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है और हम यहाँ से बैलेंस बनाकर दीवार पर चढ़कर सीधा दूसरी तरफ जंप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वॉल के दूसरी तरफ क्या है। चिरेन जो विंग की तरफ देख रहा है, वह सच में उसके बेटे से बड़ा ऑफिसर है और समझदार ऑफिसर है। सिचैन ने कहा, तो हम क्या करें? हमें कुछ तो करना ही होगा उधर जाने के लिए। विंग ने कहा, कुछ देर ठहरो, मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना है। विंग आगे बढ़ा और विंग ने आगे बढ़कर कुछ देखा और वापस आते हुए कहा, मेरे साथ चलो। विंग जो उन दोनों को ले जाकर एक जगह पर रुक चुका था। सिचैन ने इधर उधर देखा और कहा, यहाँ पर भी तो बिल्कुल वैसी ही बॉल है, फिर हम यहाँ से कैसे चढ़ सकते हैं? चिरेन ने कहा, हाँ, यहाँ पर भी ऐसी ही बॉल है। मुझे बताओ विभूषण, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? विग ने कहा, यह बॉल ऊपर से बिल्कुल वैसी ही है जैसी वहां पर है, लेकिन इसके नीचे की तरफ देखो। वह दोनों जो वॉल के नीचे देखने लगे थे, जहां पर एक रास्ता नजर आ रहा है, शायद वह पानी के निकलने के लिए रास्ता बनाया गया है। वहां पर बहुत सारा गंदा पानी इकट्ठा था।
पीग ने कहा हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं लेकिन हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। सिचैन ने कहा क्या करना है हमें? पीग ने कहा हमें यहाँ से खोदना होगा। इतना खोदना होगा कि हम आराम से अंदर जा सकें। सिचैन ने कहा ठीक है, हम यह सब करने के लिए तैयार हैं। और वह जो धीरे-धीरे वहाँ से खोदने लगे थे लेकिन उन्हें कोई आवाज़ भी नहीं करनी थी क्योंकि उन्हें नहीं पता कि दूसरी तरफ में कोई सिपाही है या फिर नहीं है, क्योंकि बाहर की तरफ कोई सिपाही नहीं है। वह जो धीरे-धीरे वहाँ पर खोदने लगे थे। काफ़ी समय लगा उन्हें खोदने में, लेकिन वह इतना रास्ता कर पाए थे जिससे एक इंसान आराम से अंदर की तरफ पार हो सकता है। सिचैन ने कहा सबसे पहले मैं इसके अंदर जाता हूँ, और कहते हुए सिचैन जो अंदर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी पींग ने उसे रोकते हुए कहा नहीं सर, इस तरह से नहीं, पहले मैं देखता हूँ कि अंदर कोई है तो नहीं। सिचैन जो सीधा खड़ा हो चुका था क्योंकि चिरेन उसे घूरने लगा था। उसे इतनी भी अकल नहीं है कि किस तरह दुश्मन के इलाके में घुसा जाता है। और चिरेन जो अपने मन में कह रहा था यह डॉक्टर बनना चाहता था, अच्छा होता कि मैं इसे डॉक्टर ही बना देता, कम से कम लोगों की जान बचाने के तो काम आता। इसे अभी तक यह भी नहीं पता है कि दुश्मन के इलाके में ऐसे ही सर देकर नहीं घुसा जाता है जैसे ये घुस रहा था। अच्छा होता कि मैं इसे डॉक्टर ही बनने देता। पिंग जो उसके अंदर पूरी तरह से देखकर वापस खड़ा हो चुका था। पिंग ने कहा इस पूरी जगह पर एक ही सिपाही को छोड़ा गया है, और वह सिपाही जो इधर से उधर तक चक्कर लगा रहा है। हमारे पास केवल इतना समय है अंदर जाने का जितने समय में वह इधर से उधर का चक्कर लगाकर वापस आता है। इसलिए जब मैं कहूँ जल्दी जल्दी से अंदर जाना। वह तीनों जो सीधे खड़े हो चुके थे, वह सिपाही जो वहाँ का चक्कर लगाकर निकल चुका था, और थोड़ी देर में पिग ने कहा अब हम अंदर जा सकते हैं। वह तीनों जो तेजी से अंदर जा चुके थे, और वह जो एक-एक करके हर एक सफ़र को पार कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर इतने सिपाही नहीं थे। चिरेन ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर इतने सिपाहियों को नहीं छोड़ा गया है जबकि उन्होंने उन्हें अपना टारगेट बनाकर रखा हुआ है अपनी इतनी बड़ी बात मनवाने के लिए। पीग ने कहा क्योंकि सर उनकी जान उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है, केवल उन्हें अपनी बात मनवानी है, और अगर वह यहाँ पर भागते हुए मर भी जाएंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें कोई हिसाब नहीं देना है उन लोगों का। वह अपनी बात मनवाना चाहते हैं और वह उन्हें मरे हुए इनको भी कैदी बताकर अपनी बात मनवा सकते हैं। चिरेन ने कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विभूषण। चिरेन जो विंग की हर एक बात को नोटिस कर रहा है, वह सच में बहुत बड़ा ऑफिसर बनने के काबिल है, तभी तो उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और आखिर वह जो सारी कठिनाइयों को पार करके अपने सिपाहियों के पास पहुंच चुके थे जहां पर वांजी भी है, लेकिन वहां पर उन्हें थोड़ी सी लड़ाई करने की जरूरत पड़ी क्योंकि वहां पर 10 सिपाहियों को छोड़ा गया था। लेकिन इससे पहले कि वह सिपाही कुछ कर पाते, बीन, सिचन और चिरेन ने उन्हें धर दबोचा था। और जब उनके सामने लड़ने वाले थे तो उनके सिपाही क्यों चुप बैठने वाले थे, और सब पर एक एक भी नहीं पड़ा सही से, और वह सिपाही जो वहां पर ढेर हो चुके थे। वांजी जो विंग को देखकर खड़ा हो चुका था। विंग जो अपनी नम आंखों के साथ वांजी को देख रहा था, वह सच में इस समय उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था। उसे बहुत सारी शिकायतें करना चाहता था कि आखिर वह फॉरेस्ट में क्यों आया, उसे फॉरेस्ट में नहीं आना चाहिए था। लेकिन विंग जो पीछे हट चुका था क्योंकि आगे तो सिचैन और चिरेन बढ़ चुके थे। चिरेन ने कहा वांजी तुम फॉरेस्ट में क्यों गए थे, क्या काम था तुम्हें फॉरेस्ट में? वांजी जो विंग की तरफ देख रहा था जैसे वह कह रहा हो कि वह उसे बहुत मिस कर रहा था, और वह उसे देखने के लिए ही वहां पर गया था, जबकि वह जानता है कि वह वहां पर नहीं है। चिरेन जो वांजी की आंखों को देख रहा है, जो उन पर नहीं ठहर रही है, जाकर सीधा विंग पर ही ठहर रही है, और जो बातें चिरेन को अच्छी नहीं लग रही है, मगर अभी चिरेन कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी उसके 21 सिपाहियों की जान खतरे में है, और जो 21वां सिपाही उसका बेटा है। चिरेन ने सभी सिपाहियों की तरफ देखा और कहा अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है, अब चलो यहाँ से। सभी जो चलने लगे थे तभी एक सिपाही ने कहा सर, इधर की तरफ भी एक रास्ता है, हमने उन सिपाहियों की बातें सुनी थी जो कह रहे थे कि यह भी एक रास्ता है जो सीधा फॉरेस्ट में जाकर खुलता है। चिरेन ने वांजी की तरफ देखा। वांजी ने कहा हाँ, वह सिपाही इस तरह की बातें कर रहे थे। चिरेन ने कहा तो ठीक है, हम इसी रास्ते से निकलेंगे। बीग ने कहा लेकिन हमारा उस रास्ते से निकलना खतरनाक हो सकता है क्योंकि फॉरेस्ट के रास्ते आसान नहीं होते हैं। मैं फॉरेस्ट में रहता हूँ इसलिए कह सकता हूँ कि हमें फॉरेस्ट के रास्ते को नहीं चुनना चाहिए। हमें उसी रास्ते से निकलना चाहिए जिस रास्ते से हम आए थे। वहाँ पर झाड़ियाँ हैं जहाँ पर हम छिप सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट हमें गुमराह कर सकता है और हमारी जान को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए हमें उस रास्ते को नहीं चुनना चाहिए।
चिरेन जिसे अब लगने लगा था उसका बेटा उसके पास है, उसके 20 सिपाही उसके पास हैं, तो उसे अब बीबू जान की क्या ज़रूरत है। चिरेन ने कहा नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे और सीधा फॉरेस्ट से होते हुए उस फॉरेस्ट से निकलेंगे जिस फॉरेस्ट में तुम ड्यूटी करते थे। विंग ने कहा सर यह फॉरेस्ट उस फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, वह फॉरेस्ट दूसरा है जो उस फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। हम वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सिचैन ने कहा लेकिन मैंने तो सुना है कि वह फॉरेस्ट इसी फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है जो करीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। पीही ने कहा आपने बिल्कुल सही सुना है ऑफिसर सिचैन कि वह फॉरेस्ट 500 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है, लेकिन यह फॉरेस्ट वह फॉरेस्ट नहीं है। इस फॉरेस्ट को दुश्मनों ने केवल गुमराह करने के लिए बनाया हुआ है, ताकि सिपाही बचने के लिए इस फॉरेस्ट में घुस जाए। उन्हें लगे कि वह सीधा जाकर उस फॉरेस्ट में निकलेंगे जहाँ पर वह सेफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह वह फॉरेस्ट नहीं है। चिरेन ने कहा अगर यह वह फॉरेस्ट नहीं भी है तो हमें इस फॉरेस्ट को पार करना होगा। अगर यह रास्ता हमें सेफ हो सकता है तो हम यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि इधर से हमारा कोई पीछा नहीं करेगा और उधर से हमें सिपाही देख सकते हैं। पीग ने कहा लेकिन सिपाहियों से हम लड़ सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर कोई और खतरा हुआ तो हम उससे नहीं लड़ सकते। चिरेन जो विंग की बात मानना चाहता है, लेकिन वह इस समय उससे इतना ज़्यादा नाराज है कि वह उसकी बात चाहकर भी नहीं मानना चाहता, क्योंकि वांजी की आंखें रह रहकर विंग पर ठहर रही हैं। और चिरेन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा बीभूषान तुम मुझसे बड़े ऑफिसर नहीं हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी और हम इसी फॉरेस्ट से जाने वाले हैं। बीइंग जिसने अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए केवल हामी अपना सर हिलाया और सभी के पीछे चलने लगा। और आखिर वह जो उस फॉरेस्ट में आ चुके थे जिस फॉरेस्ट की बातें हो रही थी, अभी तक विंग को भी सब कुछ सही लग रहा है। शायद वह सही रास्ते पर आ गए हैं। वह जो बहुत ही हैप्पी होकर आगे बढ़ रहे थे। चिरेन जो मिस्टर हान को सिग्नल भेजने वाले थे कि उन्हें किसी चॉपर की जरूरत नहीं है, वह ऐसे ही अपने सारे सिपाहियों को लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन तभी एक एरो आकर उनके साथ चल रहे एक सिपाही की बाजू में धंस चुका था। सभी जो इधर उधर देखने लगे थे। पीग ने कहा सभी नीचे बैठ जाइए। सभी जो नीचे बैठ चुके थे और उनके सर के ऊपर एरो पर एरो घूमने लगे थे, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें ऐसे सेट की गई थी कि अगर उस फॉरेस्ट में कोई भी बिना किसी की इजाजत के एंटर करे तो वह एरो उसकी जान ले ले। काफी समय लगा और वह एरो जो शांत हो चुके थे, सभी खड़े हो चुके थे। पीग ने कहा मैंने इसीलिए कहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई खतरा जरूर है। फॉरेस्ट हमेशा खतरों से भरा हुआ होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में हमेशा सिपाही तैनात नहीं किए जाते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए उसे खुद ही तैनात किया जाता है। सभी जो अब आगे बढ़ने से डर चुके थे, एक सिपाही ने कहा तो ऑफिसर विभूषण क्यों ना हम वापस उधर की तरफ चले। विग ने कहा अब हम उधर नहीं जा सकते, क्योंकि हमने दुश्मनों को आगाह कर दिया है कि उनकी सीमा में कोई घुस चुका है। सिचैन ने कहा मतलब, विंग ने कहा मतलब यही कि अब हमारी जान खतरे में पड़ चुकी है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर सिपाही आने वाले होंगे जो केवल हमें पकड़ने के लिए आएंगे। अब बस हमें यहाँ से जल्द सही सलामत बाहर निकलने के बारे में सोचना है। मैं आगे बढ़ूंगा और सब मेरे पीछे बढ़ेंगे, लेकिन अपने कदमों पर सही से ध्यान रखकर, क्योंकि यहाँ पर माइन बिछे हुए भी हो सकते हैं। पिग ने चिरेन से कहा सर इस समय हमें सच में एक चॉपर की जरूरत है, और वह चॉपर सही उस समय पर आना चाहिए जब हम पूरी तरह से इकट्ठे हों और इस फॉरेस्ट को पार कर चुके हों। चिरेन ने कहा मिस्टर हान बहुत समझदार हैं, वह उसी समय पर चॉपर लेकर आएंगे जो समय मैं उन्हें दे दूंगा। मैं उन्हें आगाह कर देता हूँ। और वह सभी जो विंग के पीछे पीछे उस फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन वांजी जो लगभग विंग की साइड में चल रहा था, विंग जो आगे बढ़ रहा था और उसका ध्यान नीचे की तरफ था, क्योंकि वह देखते हुए चल रहा था कहीं वहां पर माइन तो नहीं बिछे हुए हैं। लेकिन वांजी का ध्यान फ्लोर पर नहीं था, उसका तो पूरा ध्यान विंग पर था। लेकिन तभी विंग ने वांजी को तेजी से अपनी बाहों में खींचते हुए कहा यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमसे नीचे देखकर नहीं चला जा रहा है? वांजी जो बहुत देर से विंग के गले लगना चाहता था और आखिर वह विंग की बाहों में आ ही चुका था, और वह जो अब विंग की बाहों से दूर नहीं होना चाहता था। लेकिन तभी चिरेन ने आगे बढ़ते हुए कहा क्या हुआ विभूषण? विंग जो वांजी की तरफ देखने लगा था, वह भी वांजी को अपनी बाहों से नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अभी वह उसे अपनी बाहों में कस भी नहीं सकता था। और विंग ने वांजी को खुद से अलग करते हुए कहा यहाँ पर माइन बिछे हुए हैं। वह माइन पर पैर रखने वाला था। पीछे चलने वाले सिपाही जो माइन का नाम सुनकर डर चुके थे, क्योंकि उन्हें माइन फील्ड को पार करना नहीं सिखाया गया था। विंग ने सारे सिपाहियों को डरे हुए देखा तो विंग ने कहा देखो डरो मत, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर माइन बिछे हुए हैं या फिर नहीं है।
पीक ने कहा, देखो यह एक माइन बिछा हुआ है, हम पूरे इसे एक लंबा कदम रखकर उस कदम पर हम देखेंगे तो वहाँ पर दूसरा माइन होगा। और पीक ने उन्हें यह सब करके दिखाया। वह जो देख पा रहे थे कि पूरे एक कदम के बाद दूसरा माइन बिछा हुआ है। पीक ने कहा, यह इसी तरह से बिछाए जाते हैं, यह एक कदम की दूरी पर है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वह कदम इधर की तरफ है या फिर इधर की तरफ है, इसीलिए अपना पूरा कदम कहीं पर भी मत बढ़ाना और हो सके तो अपना पूरा फ़ोकस फ्लोर पर ही रखना, क्योंकि तुम में से किसी का भी एक गलत कदम अब सबकी जान ले सकता है। इसीलिए हर एक कदम को सोच समझ कर ही उठाना। और विंग जो आगे बढ़ने लगा था, वह सभी जो ज़्यादातर विंग के कदम पर कदम रखकर चलना पसंद कर रहे थे और धीरे-धीरे करके वह उस फ़ॉरेस्ट को लगभग पार भी करने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर गोलियाँ चलने लगी थी, जो इस बात का साइन था कि वहाँ पर दुश्मन आ चुके हैं। वह सभी जो इधर-उधर अपने कदम रखने लगे थे, तभी विग ने कहा, डरो मत, वह सिपाही अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। वह सिपाही अभी हमसे बहुत दूर हैं। हम तब तक यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। विग ने चिरेन से कहा, सर चॉपर यहाँ पर कितनी देर में पहुँच रहा है? चिरेन ने कहा, बस थोड़ी देर में। मिस्टर हान ने कहा है कि वह चॉपर लेकर निकल चुके हैं। विग ने कहा, सर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हमारे पास केवल 7 मिनट का समय है। 7 मिनट में वह सिपाही हमारे पास पहुँच जाएंगे और हम 5 मिनट में इस फॉरेस्ट को पार करने वाले हैं। हमारे पास केवल 2 मिनट का समय है और 2 मिनट में ही हम चॉपर में बैठकर यहाँ से निकल सकते हैं। और विंग जो अब जल्दी-जल्दी उन सभी को वहाँ से निकालने लगा था। अब वांजी भी पूरी तरह से विंग की हेल्प कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसे भी समझ में आ चुका था कि किस तरह से माइन का पता लगाया जा सकता है। और इतनी देर तक सफ़र करते-करते उन सिपाहियों को भी समझ में आने लगा था कि किस तरह से माइन को पार किया जा सकता है और वह जो विंग से भी आगे दौड़ने लगे थे। क्योंकि ना ही केवल उन्हें उस फॉरेस्ट को पार करना था, उन्हें पीछे आ रहे उन सिपाहियों का भी डर था, जो बार-बार गोली चला रहे थे। और आखिर चॉपर की आवाज़ जो उन्हें आ चुकी थी, उनके पास इस समय केवल 4 मिनट का समय था। 1 मिनट जो उन्हें उस फॉरेस्ट को पार करने में लगने वाली थी और 3 मिनट उनके पास थी उस चॉपर तक पहुंचने के लिए। उन्होंने काफ़ी जल्दी-जल्दी यह सब किया है, जिसे 1 मिनट उन्हें फालतू मिल चुकी है। विंग जो एक-एक करके उन सिपाहियों को निकालने लगा है। वांजी जो पीछे की तरफ है और विंग जो उनसे कह रहा है, यहाँ पर पैर रखो और यहाँ पर पैर रखो और सीधा पार हो जाओ। विंग जो एक-एक करके उन सिपाहियों को निकाल रहा है, वह जो खड़ा हो चुका है, वह जो सिचेन को भी वहाँ से निकाल चुका है। वैसे तो वह वांजी को भी निकालना चाहता है, लेकिन वांजी जो पीछे हटता जा रहा है, वह आगे नहीं बढ़ रहा है, वह पहले उन सिपाहियों को निकाल रहा है। पीछे जो अब केवल 4 सिपाही रह चुके हैं। विंग जो अभी उन चारों सिपाहियों के आने का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वह काफ़ी पीछे हैं। पांजी ने कहा, सर आप यहाँ से निकलिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। विंग ने कहा, नहीं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तुम यहाँ से निकलो और चॉपर में जाकर बैठो। पांजी ने कहा, नहीं सर, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ, आप जाइए और जाकर चॉपर में बैठिए। विंग ने कहा, मैंने जितना कहा है उतना सुनो, जाओ और जाकर चॉपर में बैठो, मैं उन सिपाहियों को लेकर आता हूँ। पांजी ने कहा, नहीं सर, मैं सबके साथ ही यहाँ से जाऊँगा। चिरेन जो वांजी की जिद देख रहा है, विंग की जिद देख रहा है, वह दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए जिद कर रहे हैं। लेकिन तभी विंग को एक तेज धक्का लगा, वह धक्का जो चिरेन ने उसे दिया था। विंग ने संभलते हुए कहा, क्या हुआ सर, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? चिरेन ने कहा, हिला मत विभूषण। विंग जो हैरान नजरों से चिरेन की तरफ देखने लगा था और उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगा था। चिरेन ने कहा, विभूषण, तुम्हारे पैर के नीचे माइन है। पिंग जो जैसे पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था। पिंग ने जब अपने पैर के नीचे देखा तो वह सच में माइन के ऊपर खड़ा हुआ है। पिंग ने कहा, तो क्या सर आपने यह धक्का मुझे इसीलिए दिया था? लेकिन मैंने किया क्या है? चिरेन ने कहा, तुमने किया क्या है? तुम यह सोच रहे हो विभूषण? चिरेन ने वांजी की तरफ देखा, जो अभी उन चारों सिपाहियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। एक सिपाही जो अभी भी उसकी पहुंच से दूर है। चिरेन ने कहा, विभूषण, वह केवल मेरा बेटा नहीं है, वह मेरा गुरूर है और तुमने मेरा गुरूर तोड़ने की कोशिश की है। तो बोलो विभूषण, मैं तुम्हारे साथ यह नहीं करता तो क्या करता? पीग ने कहा, तो क्या सर इसीलिए आपने मेरी छुट्टी कंफर्म कराई थी? चिरेन ने कहा, हाँ, मैंने इसीलिए तुम्हारी छुट्टी कंफर्म कराई थी। वह तुम्हारी छुट्टी नहीं थी विभूषण, वह हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी थी, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तुम्हें जॉब से निकालने वाला था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन अब तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है विभूषण। विभूषण, मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहता था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने बेटे को समझा लूँगा, लेकिन जो मैंने अभी तक के सफ़र में देखा है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बेटे को समझा पाऊँगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है।
मैंने पहली बार किसी को लेकर उसके अंदर इतना पागलपन देखा है ऑफिसर विभूषण। जानते हो, उसे अपनी बुकों से बहुत प्यार होता था और जिसके चलते उसने कभी अपनी बुक पर अपना नाम भी नहीं लिखा। लेकिन मैंने पहली बार उसकी बुक पर तुम्हारा नाम लिखे हुए देखा था, और वह भी एक आध पेज पर नहीं, हर एक पेज पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। हर एक पेज का कोना बता रहा था कि वह विभूषण के नाम पर अपनी लाइफ लिख चुका है, और मैं उसकी लाइफ को तुम्हारे नाम पर नहीं होने दे सकता विभूषण, क्योंकि उसकी लाइफ मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं उसकी आंखों को पढ़ चुका हूँ ऑफिसर विभूषण, और वह बता रही है कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। तभी विग ने कहा, रहने दीजिए सर, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं बताइए, वरना मेरी जीने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, और एक मरते हुए इंसान को जीने की इच्छा देना अच्छा नहीं होता है। लेकिन सर, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बातें आपने मुझे बताई हैं, प्लीज़ उसे मत बताना। अगर आप उसे लेकर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो उसे यह बात मत बताना कि आप जानते थे कि वह और मैं एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्योंकि अगर उसे पता चला कि आपने मेरी जान ली है, तो वह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा और ना ही कभी आपके सपने को पूरा करेगा। इसीलिए इस सबको केवल एक हादसा समझकर छोड़ देना। चिरंजीव विंग की तरफ देख रहा है, लेकिन तभी पांजी जो उन चारों सिपाहियों को लेकर वहां पर आ चुका था। पांजी ने कहा, चलिए सर, अब सब यहाँ पर आ चुके हैं। विंग ने कहा, तुम आगे चलो, हम पीछे आ रहे हैं। पांजी ने कहा, पीछे कौन रह गया है, अब जल्दी से आगे चलो। विंग जो वांजी की तरफ देख रहा था, उसे पता था कि वह इतनी आसानी से उस दर्द से नहीं उबरने वाला, जो दर्द वह उसे देकर जाने वाला है। विंग ने कहा, वांजी जाओ और जाकर चौपर में बैठो, मैंने कहा ना, मैं पीछे आ रहा हूँ। वांजी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पीछे कोई भी नहीं रहा है, अब जल्दी से आगे बढ़ो। और कहते हुए वांजी, जो उन चारों सिपाहियों को भी वहां से निकाल चुका था, वह चारों सिपाही भी जाकर चौपर में बैठ चुके थे। पींग ने कहा, वांजी, मैं अभी भी तुम्हारा ट्रेनर ही हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जाओ और जाकर चौपर में बैठो, मैंने कहा ना, मैं आ रहा हूँ, और तुम्हारे डैड भी तो मेरे पास हैं। वांजी जो कुछ कहने वाला था, तभी चिरेन ने कहा, वांजी, उसकी बात मानो और जाकर चौपर में बैठो, मैं हूं ना उसके पास। वांजी जो अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए चौपर की तरफ जाने लगा, लेकिन वह अभी मुड़ मुड़ कर विंग की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह दोनों आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि पीछे सिपाही आ रहे हैं। और वांजी जो चौपर में बैठ चुका था, विंग ने चिरेन की तरफ देखा और कहा, सर, मुझे लगता है आपको भी अब जाकर चौपर में बैठना चाहिए, क्योंकि सिपाही अब ज़्यादा दूर नहीं रहे हैं, और अगर सिपाही यहाँ पर आ गए तो यह चौपर यहाँ से नहीं जा पाएगा। चिरेन ने कहा, विभूषण, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मुझे ये सब करके दुख नहीं हो रहा है विभूषण, क्योंकि जिस तरह का रिलेशन तुम मेरे बेटे के साथ बांध रहे थे, मैं अपने बेटे को उस तरह के रिलेशन में नहीं बनते हुए देखना चाहता था। मेरे लिए मेरा बेटा बहुत कीमती है विभूषण, और इसीलिए मुझे आज तुम्हारी जान लेकर कोई दुख नहीं हो रहा है। और चिरेंजो चौपर की तरफ बढ़ने लगे थे, उधर से गोलियों की आवाज भी तेज हो चुकी थी। पांजी जो कह रहा था, डैड चौपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सर चौपर की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं, वह अभी भी एक जगह पर क्यों खड़े हुए हैं। चिरंजीव चौपर के पास आ चुके थे और चौपर में बैठ भी चुके थे। मिस्टर हान ने कहा, ऑफिसर विभूषण क्यों नहीं आए हैं, वह अभी तक वहां पर क्यों खड़े हुए हैं। चिरन ने कहा, वह वहां से वापस नहीं आएगा। पांजी ने कहा, क्यों, वह वापस क्यों नहीं आएंगे, क्या हुआ है उन्हें। ऑफिसर हान जो अपनी आंखों में आंसू लेकर चिरेन की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि अपनी जॉब में वह इस तरह की चीजें कई बार देख चुके हैं। ऑफिसर हान ने कहा, वह तो माइन के बारे में बहुत कुछ जानता है, फिर वह माइन पर कैसे पैर रख सकता है। पांजी ने कहा, माइन, क्या वह माइन पर खड़े हुए थे, इसीलिए वह आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चिरेन ने कहा, हाँ, वह माइन पर खड़ा हुआ है, वह हम सबकी जान बचाने के लिए वहां पर खड़ा हुआ है। हमें तो ऐसे सिपाही को सल्यूट करना चाहिए जो इतने लोगों की जान बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए खड़ा हुआ है। पांजी ने उन सभी के हाथों को नीचे करते हुए कहा, सल्यूट नहीं करना है, उन्हें बचा कर लाना है। क्या आप लोग माइन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप लोगों ने किस तरह की ट्रेनिंग ली है। पांजी जो उस चौपर से जंप करने के लिए तैयार था, लेकिन अब सभी जो उसे पकड़ चुके थे, क्योंकि समय नहीं बचा हुआ था। और ऑफिसर हान जो विंग की तरफ देखते हुए अपने काम में लग चुके थे। उन्हें पता है कि इस तरह की सिचुएशन में क्या किया जाता है, लेकिन आज वह जिस सिचुएशन में फंसे हुए थे, वहां से वह खुद भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि आज वह जिस इंसान को यहाँ पर छोड़कर जा रहे थे, वह उनका बचपन का फ्रेंड था, जिसके साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया था और जवानी तक उनके साथ
रहा था और आज जो भी वह दोनों एक साथ ही कर रहे थे, लेकिन आज वह आखिरी समय में उससे 2 शब्द भी नहीं कह पाया। वह जो पिछले 3 साल से अपनी फैमिली से नहीं मिला और उसकी छुट्टी कन्फर्म करने के लिए वह दिन-रात मेहनत कर रहा था, लेकिन अब जब उसकी छुट्टी कन्फर्म हुई थी, तो वह अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया और शायद अब वह कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगा। और आखिर चॉपर जो वहाँ से उड़ चुका था, गोली की आवाज़ जो तेज़ हो चुकी थी, वांजी जो खिड़की से देख रहा है, वह जो बाहर कूदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ा हुआ है। वांजी जो चॉपर उड़ने के बाद भी पूरा स्ट्रगल कर रहा है, वह जो उन सिपाहियों से छूटना चाहता है, लेकिन एक ही पल में वांजी जो पूरी तरह से शांत हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें गूंज उठी थी। वह पूरा इलाका जो धुएं में घिर चुका था। पांजी जिसके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि उसके सारे सपने उसकी आंखों में ही टूट चुके हैं, जो भी उसने सही से देखे भी नहीं थे। और वांजी जो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह जो वहीं पर बेहोश हो चुका था। और अब इन बातों को पूरे 5 साल का समय बीत चुका है। पांजी जो उस फॉरेस्ट का बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है, लेकिन वह पिछले 5 साल से अपनी फैमिली से नहीं मिला है। वह विंग की तरह वहीं पर खाना बनाता है और हर समय वहीं पर रहता है। उसे 5 साल हो गई हैं अपनी फैमिली से मिले हुए। वह 5 साल से अपनी फैमिली से नहीं मिला है, क्योंकि बीतते वक्त के साथ वांजी को पता चल चुका था कि उसके पिता को उसके और विंग के प्यार के बारे में पता चल गया था। और जिसके बाद वांजी ने अपने पिता से कह दिया था कि अब वह यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि वह जान चुका है उस रोज जो सर के साथ हुआ था वह मेरे पिता ने किया था। जो इंसान माइन के बारे में इतना कुछ जानता है, वह माइन पर पैर रखकर ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है? और अगर उसका पैर गलती से माइन पर रखा गया था, तो वह खुद को इतना नॉर्मल कैसे दिखा सकता है? चिरेन ने कहा, वांजी अगर तुम मुझसे नाराज होकर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैंने जो किया है उसका पछतावा मुझे एक पल के लिए भी नहीं होने वाला, क्योंकि जिस रिश्ते में तुम दोनों बन चुके थे वह रिश्ता किसी को बताने के काबिल नहीं था। पांजी ने कहा, अगर बताने के काबिल नहीं था तो आपने केवल सर की जान क्यों ली, मेरी जान क्यों नहीं ली? क्योंकि रिश्ता तो हम दोनों ने एक साथ जोड़ा था, फिर आपको मेरी भी जान लेनी चाहिए थी। चिरेन ने कहा, वांजी मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता था, क्योंकि तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है। पांजी ने कहा, कोई इंसान कीमती नहीं होता है डैड, केवल सांसें कीमती होती हैं। और जिस रोज वह सांसें इंसान से निकल जाती हैं, वह इंसान कीमती होकर भी उसकी कोई कीमत नहीं रहती, वह एक मिट्टी के मोल भी नहीं रहता है। डैड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको पता चल भी गया था तो आप मुझसे बात करते, आप मुझसे कहते, मैं हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ देता, लेकिन आपने तो उन्हें दुनिया ही छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और वांझी जो उस रोज अपने पिता से झगड़ा करके उस घर को छोड़कर आ चुका था, लेकिन चिरेन को आज भी इस चीज़ का पछतावा नहीं होता है, क्योंकि वह जो चाहते थे वह आज भी उनके सामने है। भले ही वह उनसे नहीं मिलता है, लेकिन हर कोई जानता है कि लान वांझी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, हर जगह उनका नाम है। पिंक की तरह उन्हें हर कोई मानता है, हर कोई जानता है कि उनके सिवा फॉरेस्ट का मोर्चा कोई और नहीं संभाल सकता। और चिरेन के लिए यही प्राउड करने वाली बात है, उसका बेटा जो बनना चाहता था, जो वह बनाना चाहता था, उसका बेटा वह बन चुका है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज विभूषण दुनिया में है या फिर नहीं है। आज फॉरेस्ट में मिस्टर हान अपनी फैमिली के साथ घूमने आ रहे हैं और जिनके साथ में लैन चिरेन और लैन सिचेन भी आ रहे हैं। बांची जो मिस्टर हान और उनकी सारी फैमिली को पूरा फॉरेस्ट घुमा रहा था और अब बारी उस जगह की थी जहाँ पर माइन बिछे हुए थे। मिस्टर हान ने कहा, हम पहले थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद ही उधर की तरफ जाएंगे। वह सभी जो एक जगह बैठ चुके थे, वांजी जो उनके लिए टी बनाकर ला चुका था, चिरेन जो वांजी की तरफ देख रहे थे। वांजी ने ना ही उससे ना ही सिचैन से एक भी शब्द कहा था, वह केवल मिस्टर हान से बातें कर रहा था। वांजी ने टी कप उठाए और किचन की तरफ चला गया, जिसके पीछे चिरेन भी उठकर जा चुके थे। चिरेन ने कहा, वांजी क्या मुझसे एक भी बार बात नहीं करोगे, क्या मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? वांजी ने कहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं आपसे बात करने के लिए, तो मैं आपसे किस बारे में बात करूं? चिरेन ने कहा, वांजी बीता समय भूल जाने के लिए होता है, उसे हर समय याद करने के लिए नहीं होता है। बीते समय को भूल जाओ और अपनी लाइफ को मुस्कुरा कर जियो। जो हुआ है वह हो चुका है। पांजी ने कहा, जो हुआ है अगर वह अपने आप से होता तो शायद मैं अब तक उसे भूल जाता, लेकिन जो जानबूझकर किया गया है उसे भूलना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा है।
जानते हो डैड, इंसान अपने आप से नहीं अपनों से हारता है और मैं अपनों से हार चुका हूँ और अब मेरे अंदर अपनों से लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। चिरेन जो वांजी की तरफ देख रहा था, क्योंकि आज जो उसने शब्द कहे हैं वही शब्द बींग ने उससे कहे थे। बींग के आखिरी शब्द यही थे जो उसने चिरेन से कहा था। चिरेन से बींग ने कहा था, सर आज जो मैं हार रहा हूँ केवल अपनों के लिए हार रहा हूँ, क्योंकि इंसान अपने आप से नहीं अपनों के लिए हारता है और वह मेरा अपना है और इसीलिए मैं उसके लिए अपनी हार स्वीकार कर रहा हूँ। चिरेन जो कुछ कहने वाला था तभी वांजी ने कहा, मुझे लगता है मैं बाहर चलना चाहिए, ऑफिसर हान हमारा इंतजार कर रहे हैं। और कहता हुआ वांजी जो बाहर आ चुका था तभी वांजी के सामने मिस्टर हान का 7 साल का बेटा आया और उसने कहा, ऑफिसर मैं भी आपकी तरह ऑफिसर बनना चाहता हूँ और पूरे फॉरेस्ट को संभालना चाहता हूँ। वांजी ने कहा, यह तो अच्छी बात है, मेरे बाद तुम इस सारे फॉरेस्ट को संभालना। उस बच्चे ने कहा, ऑफिसर बांजी आप मुझे ट्रेनिंग देंगे, मैं आपसे ट्रेनिंग लेकर ही ऑफिसर बनना चाहता हूँ, क्योंकि पापा कहते हैं कि आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं। बांजी ने कहा, हाँ फिलहाल तो हूँ, लेकिन मेरे बाद तुम बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता। बच्चे ने कहा, लेकिन क्यों, आप मुझे ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? बांजी ने उस बच्चे के पास बैठते हुए कहा, कितनी साल की एज है तुम्हारी? उस बच्चे ने कहा, 7 साल, मेरी उम्र 7 साल की है। पांजी ने कहा, अभी तुम्हारे पास 10 साल हैं ट्रेनिंग के लिए आने के लिए और मुझे कहीं पर जाने की बहुत जल्दी है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता। उस बच्चे ने कहा, लेकिन अब कहाँ जाना चाहते हैं? पांजी ने कहा, मुझे किसी के पास जाना है, बहुत समय हो गया है उससे मिले हुए, उससे बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए मुझे उसके पास जाने की बहुत जल्दी है। उस बच्चे ने कहा, तो आप उससे मिलकर भी तो वापस आ सकते हैं, उसके बाद में मुझे ट्रेनिंग दे देना। पांजी ने कहा, मैं उससे मिलकर वापस नहीं आना चाहता, मैं उसी के पास रहना चाहता हूँ ताकि मैं उसके पास रहकर उसे हमेशा बातें करता रहूँ। उस बच्चे ने कहा, तो फिर मुझे ट्रेनिंग कौन देगा? पांजी ने कहा, बच्चे अभी इतना मत सोचो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, इसीलिए अभी केवल खेलने कूदने पर ध्यान दो, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दो, हैप्पी रहकर अपनी लाइफ बिताओ। पांजी जो उस बच्चे से बातें कर रहा है, लेकिन चिरेन जो पांजी की बातें सुन रहा है उसकी बातों में छिपे हुए दर्द को महसूस कर रहा है। आज जब वांजी सुबह सुबह जागा तो वांजी के वायरलेस पर एक मैसेज आया जो मिस्टर हान का था, जो कह रहे थे, वांजी आज वहां पर कोई आने वाला है, उसका अच्छी तरह से वेलकम करना। वांजी ने कहा, सर कौन आने वाला है? मिस्टर हान ने कहा, कोई ऑफिसर है, लेकिन तुम उनका अच्छी तरह से वेलकम करना, उन्हें किसी तरह की शिकायत का मौका मत आने देना। पांजी ने कहा, ओके सर। पांजी जो अपनी कुछ तैयारियों के साथ उस ऑफिसर के आने का इंतजार कर रहा था और अपने सारे काम खत्म कर रहा था। बांजी जो इस समय तीरंदाजी के निशाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, बहुत अच्छे निशानेबाज हो गए हो बांजी। बांजी जो उस आवाज को सुनकर ठहर सा गया था। बांजी जैसे उस आवाज को फिर से सुनना चाहता था, तभी उसने फिर से वह आवाज सुनी, बांजी बहुत अच्छा निशाना लगाते हो, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? क्या यहाँ पर रहकर मुझे भूल गए हो बांजी? बांजी ने मुड़कर उस आवाज की तरफ देखा तो बांजी जो पूरी तरह से भूत बन चुका था और एकटक उस इंसान को देख रहा था, वह जो सामने विंग खड़ा हुआ था। बांजी जिसकी आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी थी। बांजी ने धीमी आवाज में कहा, सर आप? विंग ने कहा, हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अपने बांजी से मिलने आया हूँ। पांजी जो अब खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया और एक ही पल में विंग के गले से लग गया। पांजी ने कहा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या आप सच में यहाँ पर आ गए हो? विंग ने बांजी के अराउंड अपनी बाहें लेते हुए कहा, मैं सच में यहाँ पर आ गया हूँ बांजी, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। पांजी ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? मैं ज़रूर कोई सपना देख रहा हूँ। पिंग ने बांजी को बहुत टाइट अपनी बाहों में कसते हुए कहा, मुझे महसूस करो बांजी, मैं कोई सपना नहीं हूँ, मैं रियल हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। पांजी जो विंग की दिल की धड़कनों को सुन पा रहा था, उसे रियलाइज हो चुका था वह कोई सपना नहीं देख रहा है। पांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, अगर आप जिंदा थे तो अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या आपको नहीं पता था कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा? आपको थोड़ा-सा भी एहसास हुआ इस बात का कि मैं यहाँ पर किस तरह समय काट रहा हूँ? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? पींग ने कहा, मैं जानता हूँ वांजी तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें हैं मुझसे, लेकिन तुम सारी शिकायतें मुझसे कर सकते हो वांजी, तुम्हें हक है मुझसे शिकायतें करने का। वांजी ने कहा, प्लीज़ मुझे बताइए, अगर आप ज़िंदा थे तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और आप वहाँ से बचे कैसे थे? आप तो इतने सारे माइन के बीच में थे और मैंने वहाँ पर खुद इतने सारे धमाके होते हुए देखे थे।
पी ने कहा, वांजी आज जो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ वह केवल मिस्टर हान और तुम्हारे डैड के कारण। वांजी जो बहुत सरप्राइज होकर पिंग की तरफ देखने लगा था। वांजी ने कहा, डैड के कारण? डैड ने आपकी जान बचाई है? पिंग ने कहा, हाँ वांजी, तुम्हारे डैड ने ही मेरी जान बचाई है। वांजी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि उन्होंने ही आपको माइंड पर धक्का दिया था। पिंग ने कहा, हाँ यह सच है कि उन्होंने ही मुझे माइंड पर धक्का दिया था, लेकिन वांजी वह एक पिता थे जो मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने मेरी जान बचाई है वह एक सिपाही थे। वांजी ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं। पींग ने कहा, वांजी जब उन्होंने मुझे माइंड पर धक्का दे दिया था तो उन्हें रियलाइज हो गया था कि उन्होंने गलत कर दिया है, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कह पा रहे थे। जब हमने तुम्हें चौपर की तरफ भेज दिया था तब उन्होंने मेरी हेल्प की थी और उस माइंड के तार को काट दिया था, लेकिन वे उसे फटने से नहीं रोक सकते थे। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैं इस माइंड से पैर हटाऊं तो मेरे पास केवल 5 सेकंड का समय होगा। उस 5 सेकंड में मैं जितना दूर जाना चाहूँ जा सकता हूँ। पांजी ने कहा, तो आप 5 सेकंड में वहां से दूर हट गए थे, लेकिन अगर आप जिंदा थे तो अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए? आपको मेरे पास आना चाहिए था। पींग ने वांजी को टाइट अपनी बाहों में कसते हुए कहा, वांजी मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन केवल तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ पर नहीं आया। वांजी ने कहा, मेरे लिए यहाँ पर नहीं आए? पींग ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम इस माइन से 5 सेकंड में कितना दूर जाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे की लाइफ से बहुत दूर जाना है, इतना दूर कि तुम पलटकर कभी मेरे बेटे की लाइफ में ना आओ। वांजी ने कहा, तो आपने उनकी बात मान ली? आपको मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ? मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ? पींग ने कहा, हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। वांजी ने कहा, तो फिर आप वापस क्यों नहीं आए? पींग ने कहा, वांजी भले ही 5 सेकंड का टाइम था मेरे पास, लेकिन 5 सेकंड में मैं कितनी दूर जा सकता था? और मैं उन सारे माइंड के बीच में फंस चुका था, वह जो एक एक करके फटने लगे थे। वह तो भला हो मिस्टर हान का, जो मुझे ढूंढने के लिए वह वहां पर वापस चले गए और मुझे उठा कर ले आए। वांजी मैं उस हादसे से 3 साल बाद जागा हूँ, और 3 साल बाद जब मैं उस हादसे से जागा था तो मुझे पता चला था कि तुम बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हो, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वांजी ने कहा, मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे? क्या आपको पता भी था मैं ये 5 साल किस तरह आपके बिना जिया हूँ? पींग ने कहा, मैं समझ पा रहा हूँ वांजी, मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारे दर्द को, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मेरे बिना हैप्पी रह रहे हो। और शायद वांजी मैं आज भी यहाँ पर नहीं आ पाता अगर तुम्हारे पिता मुझे लेने के लिए वहाँ पर नहीं जाते। वह वहाँ पर गए और मुझसे यहाँ पर आने के लिए कहा। वांजी ने कहा, तो क्या ये सब डैड ने किया है? पिंग ने कहा, हाँ तुम्हारे डैड ने। तुम्हारे डैड मेरे घर गए थे, मेरे पेरेंट्स से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात की है, और उसके बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। पांजी ने कहा, तो क्या डैड ने इतना कुछ किया है? उन्होंने आपके और मेरे रिश्ते की बात आपके पेरेंट्स से की है? पीग ने कहा, हाँ मेरे पेरेंट्स से उन्होंने तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात भी की है, और जो मेरे पेरेंट्स ने स्वीकार भी कर ली है। बांजी आज मैं यहाँ पर तुम्हारे पास हमेशा के लिए आया हूँ। पांजी जो विंग की बाहों से और भी टाइटली लिपट चुका था, क्योंकि अब तो उसका पूरी तरह से हक बन चुका था विंग पर। पांजी ने कहा, अब मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता। आप नहीं जानते, मैंने तो अपने जीने की वजह ही खो दी थी आपके जाने के बाद, लेकिन मैंने कभी अपनी लाइफ को कुछ भी चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि मैं जानता था कि यह लाइफ मुझे आपकी दी हुई है, इसीलिए मैं इसे इस तरह नहीं गंवाना चाहता था, लेकिन मैं आपके पास भी आना चाहता था। पिंग जो वांजी को बहुत टाइट अपनी बाहों में कस रहा था और कह रहा था, नहीं वांजी, कभी लाइफ को गंवाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं कौन सा खूबसूरत पल तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वांजी ने कहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी, तभी तो आप मुझे वापस मिल गए हैं। पी ने कहा, और अब मैं आ गया हूँ तो अब हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, यहीं पर एक दूसरे के साथ रहा करेंगे और एक दूसरे से बहुत प्यार किया करेंगे। पांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, आप जानते हैं मुझे अभी भी सही से निशाना लगाना नहीं आता है, मैं चाहता हूँ आप मुझे फिर से निशाना लगाना सिखाएं। पिंग जो वांजी की बातों का मतलब समझ चुका था, पिंग ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें अभी निशाना लगाना सिखा देता हूँ। वांजी जो विंग की बात से साई करने लगा था, और विंग जो वांजी के लिप्स की तरफ बढ़ चुका था। तो चलिए फ्रेंड, यह स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।